आपको क्या लगता है जैसे एआई और चैट जीपीटी के टाइम में स्टूडेंट्स शॉर्टकट सीकर्स तो नहीं हो रहे हैं? Mark my words, AI is far more dangerous. ये परेशानी तब भी आई थी जब पहली बार कंप्यूटर आए थे। स्कूल्स में जो पढ़ाई होती है केवल एग्जाम्स के लिए होती है या किस लिए होती है? वी टीच देम फॉर लाइफ विच इज़ वे बियॉन्ड एग्जाम्स। आज हमने इनवाइट किया है हमारे गेस्ट मिस्टर भारत गोयल को, जो एक स्कूल रन करते हैं जिसका नाम है भारतीयम इंटरनेशनल स्कूल। आपने स्कूल क्यों चूज़ किया? तो भारतीयम इंटरनेशनल स्कूल जब हमने शुरुआत करी, आई हैव विजिटेड 200 schools of the country. ओके To see what people are doing. Raising a child is a 15-year project. If you do it well, लेकिन खराब किया तो उम्र भर चलेगा। हेलो, वेलकम टू एडू वॉइस। आज के हमारे एडू वॉइस पॉडकास्ट का टॉपिक है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग बेटर ह्यूमंस। एंड आज हमने इनवाइट किया है हमारे गेस्ट मिस्टर भारत गोयल को, जो एक स्कूल रन करते हैं जिसका नाम है भारतीयम इंटरनेशनल स्कूल। एंड काफ़ी सारे एजुकेशन वेंचर्स में ये इन्वॉल्व रहते हैं। सो भारत जी से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले थैंक यू भारत जी for accepting my invitation and coming to our studio for this podcast. थैंक यू पंकज जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बिल्कुल। तो भारत जी, स्टार्ट करने से पहले आपको क्या लगता है, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मतलब शायद ऐसा हो सकता है मेरा पहला ही स्टेटमेंट एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी की तरफ से, क्या ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज के टाइम में या बिजनेस है? बिजनेस ऑफ बिल्डिंग बेटर सिटीजन्स या बेटर स्टूडेंट्स, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग बेटर सिटीजन्स और बेटर स्टूडेंट्स? देखिए, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और देश दुनिया में जहाँ पे भी हैं, हर प्रमोटर, हर मैनेजर, प्रिंसिपल सब कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से बच्चों के लिए बेस्ट कर सकें, बट अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से। एंड एजुकेशन कैन नेवर बी अ बिजनेस, इट हैज़ टू हैव अ हायर कॉज। बिकॉज हम अगर बिज़नेस के टर्म्स में अगर मैं बात करूं, अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई सर्विस सेल करते हैं, तो वो एक बार का नुकसान हो सकता है। बट एडुकेशन से रिलेटेड अगर हम कोई गलती करते हैं, सो इट हैज़ रेपरकशंस दैट आर गोइंग टू बी फेस्ड बाय जनरेशंस। सो ये एक बहुत ही, हम उसे नोबल कहें या ना कहें, लेकिन वेरी डेलिकेट वर्क टू डू। इफ़ डन प्रोफेशनली, देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग इट। शुडंट बी मेड अ बिजनेस फॉर श्योर। It is not a business, it is a work of higher calling, utmost responsibility. एक डॉक्टर के हाथ में मरीज की ज़िंदगी होती है, बहुत प्रेशियस है, लेकिन एक टीचर के हाथ में पूरे देश का भविष्य है। अब क्या वो एक ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है या नहीं, ये तो इट कैन बी लेफ्ट टू कंक्लूजन बाय एनी वन ऑफ अस, बट आई पर्सनली बिलीव इट इज़ एक्सट्रीमली डेलिकेट वर्क, too much responsibility, and should be taken with a lot of care and love. ओके, ग्रेट। आपकी बात सही है, बट डोंट यू थिंक विद इंक्रीजिंग कंपटीशन इसमें कॉमर्शियल एंगल बहुत ज़्यादा हो चुका है? और उसका रीज़न ये भी है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होने लगे हैं। जो पहले के टाइम में जस्ट एक स्कूल हुआ करता था, स्कूल का मतलब होता था एक रूम, थोड़ा सा फर्नीचर और एक ब्लैक बोर्ड। आज के टाइम में उसमें पहले और आज में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। तो ऐसे में कॉमर्शियल एंगल कहीं ना होते भी जा चुका है। तो आपको क्या लगता है इसमें? आपकी बात ठीक है कि कंपटीशन है। पहले स्कूल्स का प्रारूप अलग था, ढांचा अलग था, लेकिन वो मेरे हिसाब से हर इंडस्ट्री में, हर ट्रांसफॉर्मेशन सब जगह हुआ है। जो डिमांड है टुडे, पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम लोगों की ट्रैवलिंग कम थी, तो हमारा एक्सपोजर कम था। आज ट्रैवलिंग इस लेवल पे है कि बच्चे हों, उन्हें आज अपने शहर के अंदर सिर्फ फाइट या compete नहीं करना है। दे आर ग्लोबल सिटीजन्स, दे हैव टू बी एबल टू कन्वर्स एंड टॉक टू पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, डिफरेंट टाइम जोन्स में। तो ऐसे में इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एजुकेशन लीडर्स कि हमने अपने बच्चों को वो एक्सपोजर, वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, दैट टुमारो इफ दे सिट अक्रॉस द टेबल विद एनीबडी इन द वर्ल्ड, यार दे डोंट फाइंड देमसेल्व्स एनीथिंग शॉर्ट। वो कॉन्फिडेंट हो, अपनी बात रख सके, सामने वाले की बात समझ सके। और यही एजुकेशन जो है एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, या वो
ओपननेस ऑफ थॉट जो प्रोवाइड करता है, वो एजुकेशन का यही सबसे बड़ा काम है. ओके. अब बहुत सारे लोग जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस पैसा कमाने के लिए, एक वेल्थ बिल्ड करने के लिए, आपने स्कूल क्यों चूज किया? So I'll give you a little brief about myself. So I come from a business family. So we have flour mills, rice mills, oleochemical plants, and all. And after doing my MBA from IIM Lucknow, I had a dream that I would want to start something on my own. बट MBA के दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया एक मूवमेंट करता था विच वॉज अ टीच इंडिया कैंपेन, and that campaign had done some work around our campus, and I was Okay. very closely involved with that. ओके. And throughout my educational journey there have been multiple instances जब मेरे जो friends थे या juniors and even at times seniors, they would ask questions to me about something in academics and I would tell them. But what I related very nicely was that शायद या तो मेरा बताने का तरीका वो रियल लाइफ से ऐसे लिंक था that they would understand very easily. समझ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था. बहुत आसानी से. And that gave me a very close calling to an understanding that शायद हमारा बच्चों के साथ कनेक्ट करने का जो तरीका है वो परफेक्ट नहीं था. सब नॉट, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज एट टाइम्स जो बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे थे या अच्छा नहीं कर रहे थे, शायद उनका कनेक्शन सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट टीचर्स के साथ उस लेवल पे नहीं बन पाया. हमने टीच इंडिया कैंपेन में कुछ काम किया, वी वर एबल टू हैव सम सक्सेस अराउंड इट. And then I started my career as a investigations officer in SEBI, Securities and Exchange Board of India. I wanted to be a detective. I Okay. was one. I worked there for 2 years and I decided that I want to come back to my hometown and do something because I'm a very family oriented, emotional person, wanted to be with my family in my own region, city. So when I came back, I had a good opportunity to visit things and see what is there. So I realized कि मैंने जब ये शहर से बाहर गया, पढ़ाई करी, सब देखा, आई हैड अ गुड फॉर्च्यून ऑफ स्टडिंग इन सम ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री एंड some of not that great institutes also. And I realized that even after such a long time, our city, our region was lacking facilities at a major level. I would say that at that point of time, I saw that people were putting in efforts in education space, but still I couldn't find a place जहाँ मैं अपने बच्चे भेजना चाहूँगा. Okay. So thereby we thought that we should do something for here. And since एक वो Teach India campaign से एक close affinity भी चल रही थी, so I really thought that this is something I would want to do. Manufacturing was, since our family was already involved in it, there was not much space to do much in it. So we thought of starting a organization into test prep and then through schools. We start, तो भारतीयम जब हम इंटरनेशनल स्कूल जब हमने शुरुआत करी, I had visited 200 schools of the country. Okay. To see what people are doing, what they are trying to do, the efforts, kind of effort that people are putting. I was amazed to see the kind of work they are doing. But it was happening in silos in different places. It was not collated. The best practices were not shared. So I thought the practices that industry do, जहाँ पे इंडस्ट्री एक दूसरे सीखते भी हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, वो स्कूल एजुकेशन में बड़ा मिसिंग है. So thereby we decided that we will make an organization which is very, first of all, honest. We'll not overcommit and underdeliver. We'll try to deliver what we commit. Okay. And do away with all the malpractices, if any, are there within the school education space, and remove them one after the other. And as a parent, if there is something I'm not adhering to or I'm not able to digest any policies and activities, I will not want to do it with my own children. Okay. So when I say my own children, it's my students. So Okay. I think all of them are my children. Okay. So this way Bhartiyam started. This way Bhartiyam started in 9 July 2012. Okay. We started the जो organization. डिटेक्टिव बनने का वो ड्रीम था वो छोड़ दिया. नहीं, वो यहाँ था, कुछ डिटेक्टिव नहीं, किया आपने, कुछ डिटेक्टिव Yeah, वाले so- उस पे. I was, like I said, I was part of SEBI. I also got an opportunity to be part of few investigations. उस समय
So a very small part was there with me also. ओके So but मतलब सेबी के सारे वो रिसर्च तो सिर्फ पेपर्स पे होती होगी, एक डिटेक्टिव जो हमने मूवीज या वहाँ देखा है वैसा कुछ आपने मौका मिला कुछ करने का है? so we were not criminal investigating people. We were Okay. working in financial markets. फाइनेंशियल So financial markets related, yes, we used to get cases. SEBI is a regulator for the financial Yes, markets. yes, तो totally. वहाँ पे हमको काम मिलता था. So we used to do forensic, but in forensic accounting, to see how finance can play a major role in different parts of the not so good activities in the market. So that was my role. I had been part of various investigations. Obviously, not something that has to be told openly, but yeah, I was part of quite a few investigations. My Okay. bosses were pretty happy with the work I did. ग्रेट। जब भारतीयम का थॉट आया सबसे पहले पहले व्हाट वाज दैट मोमेंट लाइक? So when we had to make and decided that we would want to make an organization, a school, first of all, तो सबसे पहले यही आता है कि अच्छा नाम क्या करेंगे. मैं आपको जेन्युइनली बताएं, हमने नाम से शुरुआत की थी. बिल्डिंग नहीं कहाँ होएगी नहीं पता, कुछ नहीं पता. हमने सोचा कि बनाना है तो कहेंगे क्या. I don't know whether I was right at first finalizing the name and then finalizing the other modalities of the organization or not. But two things were very clear. That is how the name has been made. One, the organization has to be Indian, very closely linked to the Indian roots and our old Indian educational philosophy. And that is how Bharatiyam came about, which is Sanskrit for Indian. ओके And then it also has to be a young and flexible organization to be able to adapt. It cannot be a rigid organization. And that is the word international came about, stating that we are international in terms, we are very flexible in adopting new technologies, new pedagogies, methodologies. We will be among the first adopters of change and not resist change. That is how international, and we are a school. So that is how Bharatiyam International School came around. जनरली जो इन्वेस्टर स्कूल खोलते हैं ना, पहले लैंड लेते हैं, बिल्डिंग स्टार्ट होती है, फिर नाम सोचते हैं. बट एक एजुकेटर स्कूल खोलता है तो पहले ये सोचता है स्कूल को कहेंगे क्या, बाद में फिगर आउट करता है कि एक्चुअली शायद मेरी एजुकेशन में ना बार बार प्रीएम्बल का नाम आता था. प्रीएम्बल है, व्हाट इज प्रीएम्बल? सो इट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल्स. So when we were supposed to start this school, so we first thought that what will be the philosophy behind the institution. So that is how, जब इसके बारे में बहुत discussions हम लोग करते थे घर पे आपस में, and when I was asked about it, so this name automatically came. Like I said, it has a story behind it. It is not a single thing. In the initial days, when there were parents who would say, I said कि भारतीयम में लगी, इस विद्यालय में भारतीयम में लगी हुई हर कील की एक कहानी है और वो कहानी मुझे पता है. बिकॉज वी बर्न्ड अ लॉट ऑफ मिडनाइट ऑयल बिफोर डिसाइडिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस इंस्टीट्यूशन की, कि वहाँ पे वो क्यों होना चाहिए. फॉर मी वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ देयर इज नो वाई, इट डजंट मेक एनी सेंस टू डू एनीथिंग. totally agreed. Yeah. If you know your why, then you can reach anywhere. So Unlimited even potential. when I meet my principals or when we hired the team, I think we have told why is it named Bharatiyam International School to each and every one of them. Because we wanted them to have those guiding principles, that this is what the thought is all about. And that is how Bharatiyam came about. Wow, that's great. Any childhood memory जो आपको लगता है कि मतलब मेरे स्कूल में ये चीज़ें गलत होती थी, वो आपको आती होगी कि अब मुझे मेरे या मतलब अब भारतीयम में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है या कुछ ऐसा? क्योंकि हर यूज़र का ये होता है ना कि अपनी एजुकेशन में हमें ये फ्लॉज लगते थे, तो ऐसा कुछ चीज़ें थी शुरुआत की जर्नी में, मैं कह सकता हूँ अभी भी हम उन्हें कंटिन्यू करते हैं. जैसे आई हैव बीन, मैं ग्रेड 1 में हॉस्टल में चला गया था. ओके. And in our family, everybody goes in a hostel, a residential school. So I have also done that. I was one of the earliest children to go to the residential school. मुझे ऐसा लगता है कि उस दौरान मिशनरी स्कूल्स में और अलग अलग स्कूल्स में
लैंग्वेज के प्रेशर में कि इंग्लिश बोलनी ज़रूर आनी चाहिए, Hmm. the kind of pressure that was created, and I think this is the misfortune of our country that even today that pressure is there, that हमने बोलना ही छोड़ दिया. Children don't speak. You go to the best of the schools in the country and you would find significant portion of the children not speaking at all. वो बात ही नहीं करते, वो अपनी बात रखते ही नहीं, क्योंकि ये डर होता है कि यार इंग्लिश हमसे नहीं निकलेगी ढंग से तो कोई डांटेगा, या प्रेशर इतना है कि उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया. आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट डिससर्विस वी कुड हैव डन टू एनी चाइल्ड, टू स्टॉप देम, और दे वर नॉट इंटेंशनली स्टॉपिंग देम, बट दैट वाज द बाय प्रोडक्ट, दैट चिल्ड्रन वर बीइंग curbed not to speak at all. That was Okay. one that I felt shouldn't be done ever with any child. At Bharatiam, we have made sure that it happens. Although now NEP also speaks about teaching in mother tongue. I have been the biggest advocate in saying that समझ में आना ज़रूरी है. पूरी दुनिया में हिंदुस्तान उन चंद देशों में से है जो एक विदेशी भाषा में अपनी एजुकेशन को घिस रहा है. ठीक बात है. And all creativity can only come in our mother tongue, whichever it is. It doesn't Because matter. मुझे लगता है वो आपके एक्सप्रेशन को मतलब काफी एनलार्ज कर देता Because that है. is how we think. We think that our brain is a compiler. मतलब दिमाग इंग्लिश हिंदी में सोच रहा है और हम उसको इंग्लिश में English यहाँ में से बोल रहे हैं. कमांड दे रहे हैं. Yeah, So definitely there is misalignment. misalignment. So we have made sure that in our classrooms, yes, we are an English medium school. We teach the language in the best possible way, but we also make sure that learning is not curbed because of it. Okay. We make sure that our children, even if they are writing incorrectly, it's fine. But they have language should be only a medium of expression. Okay. So we have made sure that it happens this way. Then one thing, in day schools, while my visits were going on, I had met a lot of parents. So there was one very sad part of commercials, I would say, कि एक आम फादर को और मदर को एक टेंशन भी लगी रहती है कि पता नहीं स्कूल कल कौन से पैसे मांग लेगा, कि कौन सी फीस कल आ जाएगी. So first day we made a commitment that we will make sure whatever our fees is there, we will be very transparent about it. Not even a single penny in the middle of the session. We do an activity, we don't do an activity. हम बच्चों को घुमाएं ना घुमाएं, हम बीच में कोई पैसे नहीं मांगेंगे. आज भी हम इस पे कायम हैं. We do annual functions, sports meets, whatever events and celebrations. अगर उसमें कोई ड्रेस चाहिए, school does it. That's really good. क्योंकि जब हमारे टाइम में वो स्टार्ट हुए थे ना स्कूल जाना या ऐसा, तो उस टाइम ये चीज़ बहुत होता था. स्कूल जब देखो रोज कोई ना कोई बात पे पैसे मांग लेते हैं, आज इसके पैसे आज उसके पैसे, और उसके अलावा फिर तुम्हें कभी जूते लेने हैं, कभी ये लेना है, कभी सैटरडे की यूनिफॉर्म लेनी है, कभी ये अलग लेना है. देखिए यूनिफॉर्म वगैरह तो खैर ऑब्वियसली नहीं, वो यूनिफॉर्म एक्सपेंडिचर तो ठीक है, आएगा. बट उस टाइम में क्या एक चीज़ ये भी चल रही थी, तो इससे पहले हमारे यहाँ पे ट्रेंड नहीं था कि आप एक फिक्स यूनिफॉर्म पहनोगे. अब आपने एक निकाल दी कि सैटरडे को आपको टी शर्ट पहन के आना है, फिर एक वो लो, फिर नेक्स्ट ईयर फिर वो टी शर्ट चेंज हो रही है, कुछ और चेंजेस हो रहे हैं, तो कभी कभी कुछ ना कुछ मतलब लगा ही रहता था. तो बिल्कुल. तो हमने कोशिश ये की, और इसमें ना एक प्रॉब्लम और थी, सिर्फ पैसा प्रॉब्लम नहीं थी. इफ़ आई डू एन एक्टिविटी, मेरे को एक्टिविटी बच्चों को घुमाने से ज़्यादा उनकी लर्निंग को देख के करनी है. इफ़ आई डू एन एक्टिविटी एंड इफ़ आई आस्क माई चिल्ड्रन पेरेंट्स फॉर एनी money for that, invariably there will be a portion of parents who would say no for it. और उस बच्चे की लर्निंग कम हो गई. So we make sure that all expenditure for any one day trips and all is taken care by the school. And if we are not able to do it, we'll not do it only in the first place. Okay. अब इसमें क्या है, हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, be it a child from an RT quota or a child from top of the societal class, or even my driver's child or my support staff's children who are studying in the school. So I don't even know who are they. They're all mixed. For us, children are children, students are students. So that was another second major thing. We made sure that it is this way. It's not about finance. देखो पैसे का काम पैसे से होगा, लेकिन
फिर भी एजुकेशन जो है, लर्निंग में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे के में. Okay. सो वी मेड श्योर इट दिस वे. जब स्टार्ट किया, what were the early challenges at those days जब आपने स्टार्ट ही किया? Like any other organization, देखिए, like I said, आज इज अ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप था फैमिली के अंदर. So I was often asked this question, how will you do it? Okay. I would always say I don't have the answers to all the questions you have. But again, my why was clear. We wanted to do really good work. एक बड़ा important मज़ेदार किस्सा बताते हैं. शुरुआती साल में when we had to hire the leader of the organization, the principal and head chief. So I was very young. I was just 25 years old at that point of time. 25, 26, I suppose. So we did a lot of interviews. I sat, I made sure that there are seasoned professionals also. But I was not able to get my head around who is the right person for the organization. I found 3 people and I was utterly confused. Okay. The who amongst the 3 will be the best person who should lead the organization. In my childhood attitude or whatever, we decided that we'll hire all 3. Oh. So first year of Bharatiam, we had 3 principals. Okay. Not because we wanted to splurge, but because we were not able to decide. But our approach was very simple, because I could see 3 different qualities in 3 different people, and none of them had all 3. That is what we thought at that point of time. And obviously after What a was year, the result of that? over the course of a year and a half, we realized that one person was the Mr. Rajesh Sharma, who was the founding principal of the school. He was the person who was best amongst all the 3 that we hired initially. Okay. And he took over the reins of the school, and the other ones went into different roles, and thereby they worked separately. But Okay. I'm just saying that the challenges are very different at time. We started our school in July. Generally, schools in our area they Session start already around started. April. It was extremely tough. We were extremely skeptical whether to actually start the organization, school at that point of time or not. But a lot of confidence was given by the family. Everyone wanted, no, it should start here. You try, there'll be less number of children, at least you'll have more time to put efforts. We were very lucky. Despite of starting the school on July, 9th of July when we started, we had 9 children only. But by the end of August, we had 78 odd children. Okay. And we were able to do that strength even during that time. And there was another very big institution that opened the very same year, but in January. So they had done phenomenal numbers. Okay. But all's well that ends well, and we went ahead. There were many challenges, I would say. Second day of the school, the driver whom we hired, he ran away. He didn't come only the next day morning. So I took one vehicle, my principal took the other vehicle to drop the kids to home. Oh. Although the second day there were only 11, so there was not much of a challenge. But we did that. We've done a lot. But like I said, we are a student-centric organization from very start. So we made sure that our infrastructure is absolutely ready for our children. My principal didn't had an office. I to never had an office for the first year. I had an office in second year mid. For first 1.5 years, I didn't have an office. I used to sit with the guard initially. And but our infrastructure for students, their These library- early day challenges are always a memory. yeah, Good yeah, memories. there's a and why we've tried to collate all of that, because I hope that someday we are able to make a small book, history book around it, write a few learnings of our own, so that any person who wants to open an organization can just go through them and understand and learn from the mistakes that we've done. So that's smart work. That if Agreed. you can learn from somebody else's mistake, why to do on your own again? Agreed. So we try to collate a large part of it, but yeah, there are wonderful memories about it. We have done a lot of good work, a lot of mistakes initially. I'm not even shying away from saying that we've not done mistakes. We did a lot of mistakes, but we were very lucky. So what were the few mistakes? Mistakes in the sense, like I said, the principal had no office. So the principal had to roam around all day
for the first 3 months. Then we realized we have to give an office to the principal also, because they have to meet the parents and everybody. So that was one of the few initial mistakes, I would say. Then one of the biggest mistake, I would say, as an financial viability of the organization will be that I was very hell-bent that the civil construction of the entire organization has to finish upfront. Because in working school, I cannot let the civil construction happen because it is very risky with the children. But that gave a lot of financial dent to the organization in the initial days. So Okay. that was one of the mistakes, I would say. We could have really staged that well. So Generally, it's done in stages. in stages, but we did it upfront day one. So that was the decision that was taken at that point of time, which could have been, now at the hindsight, we believe that it was not a right call to be done at that point of time. So few mistakes like this. We took a transportation vendor who was not able to deliver quality. Okay. That was another mistake, because we were coming very fresh into the system and learning by doing mistakes. There are challenges. I would say, I went, like I said, I visited 200 odd schools. But to my surprise, generally school managers and people who are responsible for running the organization don't share much with each other. At least during those days, this Yes, was yes. the scenario. And thereby, even after asking a lot of questions, still we didn't got a lot of answers, and we You will did get those mistakes. only marketing answers Yes. when you visit Yeah. a school. Yes, yes. But now things have changed quite a lot. We have very cohesive groups in the country. Edupreneurs, as we say, they come up, they share their learning, their best practices, and that is now shaping the future course of action for Bhartiya. Okay. And what was your success moment that you have done this, you have achieved this in school? Every day is a new challenge. I would be very frank, even till date. See, Still because, evolving. we are still evolving. If you say I have achieved or done something, we are proud. We've had our milestones. We've had a few moments here and there when we had a student who got All India in CBSE 12th board exam, All India rank 2. We were ecstatic about it. Another student of ours in grade 10 board exam, he got 99.6%. We were very, very happy about it. International Olympiads, we got international rank 1s. So we Okay. were very, very happy. In shooting competition, nationals, जब first student went और पहला national खेल के आया तो बड़ा, we were very happy. So we had French spell bee. We got Okay. the language French into our region. We were the first school to have foreign languages in the area. So when our student went ahead in France and won the international French spell bee, Okay. so there have been our moments, and small moments have been quite a lot. But the best moment, I would say, was a child. His parents passed away, mother and father both, and we made sure that the child doesn't forego his school education, and he continued with us. We waived off the entire fee, and school was taking care of it. When that child did exceptionally well in his college entrances and was able to become a doctor, I would say that was one of the most fulfilling part of the journey. In 2024, in All India Medical Entrance Exams, NEET, one of our students got 720 on 720. Later on, it came Okay. to 715 on 720 Akshar. So that was another moment of pride for us, which we were really ecstatic about it, because that is a dream. That's the top level of success. And if you're able to achieve from a region like this, because our belief was very clear that if you put honest efforts, rewards do happen. भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है. ठीक बात है. तो अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो रिज़ल्ट मिलता है. और ये रिज़ल्ट जब हम उन पेरेंट्स को देखते हैं, उन बच्चों को देखते हैं, तो एक बड़ी सेटिस्फैक्शन है. भारतीयन के पीछे एक और भी एक कारण था कि कोई भी बच्चा जो हमारे केयर में आएगा, हमारे इस विद्यालय में पढ़ेगा, वो आगे जाके ये ना कहे कि क्योंकि मैं दिल्ली में
या बॉम्बे में या किसी ऐसी जगह नहीं पढ़ रहा था ना, इसलिए मैं पीछे इसलिए रह। सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हाँ, तो ये हमें मेक श्योर करना था। हम्म, और अब जब हम देखते हैं उस तरीके के रिजल्ट्स, देन वी आर क्वाइट, आई विल नॉट से सेटिस्फाइड येट, because the day we'll be satisfied we'll stop working, so I'm not satisfied yet. We still have a long way to go. Woods are lovely, dark and deep. I have miles to go before I sleep. agreed. 2025 के कॉन्टेक्स्ट में देखें, what's a good school? See, like I said, I started by with this, that every organization puts in a lot of effort. Not to say that they don't. A school that might be good for my child might not be good for your child, because it depends on what is our expectations or what do we want from the school. Any educational institution, any school that is able to deliver what they commit and are approaching education in the true spirit of education is a good organization. No one school will be able to deliver everything. It's impossible. Even in sports, like for a day school, we get children only for 6 hours. How can we bring about sportsmen? We don't even have time for it. We are giving them Totally relatable. facilities. We are giving them facilities, but we need that extra time. So it totally depends wherever that partnership between home and school, parents and teachers is very cohesive, is closely bound. That organization, that school will help children grow. Wherever a listening school, a thinking school is very, very important. Schools, I can say, where I would probably not, I'll not say they are bad schools, but I'm just saying that schools where I think a lot of more work needs to be done is people who become complacent. Where schools don't want to learn, they don't want to grow from a space on. That is a problem. Okay. Now what do you think? स्कूल्स में जो पढ़ाई होती है केवल एग्जाम्स के लिए होती है या किस लिए होती है? सी, भारतीय में हम बच्चों को सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ाते. वी टीच देम फॉर लाइफ, विच इज़ वे बियॉन्ड एग्जाम्स. Which is after exams. वे बियॉन्ड एग्जाम, बिकॉज एग्जाम को हिंदी में इसीलिए तो परिणाम कहा जाता है. रिजल्ट्स, परिणाम तो हमारे मेहनत का, हमारे एफर्ट्स का परिणाम है. दे डोंट डिफाइन हु वी आर. दैट जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर पेरेंट को ये समझना चाहिए कि हर बच्चा अलग है. Agreed. भाई, जैसे आप और हम कभी खेती करते हैं या घर में कोई पौधा उगाते हैं, हम सीड सो करते हैं, उसके बाद उसको सनलाइट, जो थोड़ी खाद देनी है अगर तो पानी, ये देते हैं, और फिर हम उसको टाइम देते हैं कि वो ग्रो करे. अगर आप और हम रोज़ बैठ के उसको पकड़ के खींचने लग जाएंगे, वो पौधा ख़राब हो जाएगा, बनेगा ही नहीं. बनेगा ही नहीं. आज की परेशानी सबसे बड़ी यही है कि हम अपने बच्चों से इतनी एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं, हम उनसे वो उम्मीदें पूरी करवाना चाहते हैं जो हम पूरी नहीं कर पाए. हमारा बच्चा डांस में भी नंबर 1 होना चाहिए, स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 होना चाहिए, सब में नंबर एजुकेशन में भी नंबर 1 होना चाहिए. ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसमें वो नंबर 2 हो जाए गलती से भी. आई पर्सनली बिलीव that a child should participate in everything, should try and experience everything, but should also be allowed, मैं बोलूँगा, although it is a wrong word, but allowed to choose what he really wants to do. I have visited a country जिसके बारे में काफ़ी बात होती है, इज़राइल. आपने सुना होगा. बहुत छोटा सा देश है, but you know they are the most, it is called the startup nation of the world. Okay. सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स वहाँ से निकलते हैं. वो ज़रा सा देश है जी. एंड दे टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक एजुकेशन. देयर चिल्ड्रन डिसाइड व्हाट दे वांट टू स्टडी टुडे. When I visited along with a delegation from the Indian government on schools, and we went there, we visited a lot of schools there. जब वापस आके हमने अपने स्कूल में और आसपास में बात करनी चालू की हिंदुस्तान के अंदर कि भाई हमें भी कुछ डेमोक्रेटिक एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए. बोलते नहीं, बच्चों को नहीं पता. अरे एक बच्चा वो चैप्टर बोलेगा, करना क्या है, एक बच्चा दूसरा चैप्टर बोलेगा, कैसे पढ़ाएंगे, हमारा सिलेबस कैसे खत्म होगा. आज के दिन इंडिया के अंदर हर टीचर का सबसे बड़ा नाइटमेयर ये है कि मेरा सिलेबस कैसे खत्म होगा.
एंड वी हैव मेड श्योर भारतीय में कि ये परेशानी ना हो। हमने लर्निंग आउटकम्स डिफाइन किए हैं कि ये एक मिनिमम लर्निंग आउटकम है जो कि इस ग्रेड, किसी भी एक ग्रेड के बच्चे को हो जाना चाहिए, बट टीचर्स आर गिवन फ्रीडम टू चूज हाउ दे वांट टू डू इट। ओके, वी हैव ओपन क्लासरूम्स ऑल्सो, जहाँ पे बच्चे बोल सकते हैं कि हाँ मुझको ये करने का है। दैट इज हाउ द पेरेंट्स चाइल्ड विल सपोर्ट लर्न। करते हैं फिर इस पे? We've been lucky. I can't say that 100% it is not successful, but we have been quite lucky because results देखते हैं पेरेंट्स हमारे कि Okay. किस तरीके से बच्चे अपनी बात रख रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे एक छोटी सी एक्टिविटी हम करते हैं हमारे यहाँ, चेस एज अ सब्जेक्ट सिखाया जा रहा है हर बच्चे को। ओके, अब चेस एक बड़ा अच्छा गेम है, आपकी मेंटल एप्टीट्यूड स्ट्रांग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग Strategy skills पे काम करता प्रॉब्लम है। सॉल्विंग स्किल्स, हाउ टू गेट आउट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, फोरसीइंग व्हाट आर द मूव्स, ये सब चीज़ें उसमें सीखते हैं। हमने उसे एज अ सब्जेक्ट लॉन्च किया, एक डेडिकेटेडली एक क्लास दी हफ्ते में हर बच्चे के लिए। नाउ इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डाइजेस्ट, बट पीपल आर टेकिंग इट अप वेरी एक्टिवली, वेरी ओपनली। बच्चों को बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। आज हमारे यहाँ नर्सरी के बच्चे जो कि 3 साल के हैं, 3.5 साल के हैं, वो भी चेस खेल रहे हैं। वाओ। सो आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर प्लेइंग परफेक्टली वेल, बट उनको रूक At के least बीच में, roots- बिशप के बीच में फ़र्क पता है। वी आर डूइंग एक्टिविटीज़ लाइक दिस विच आर हेल्पिंग। वी हैव अ डेली शो एंड टेल काइंड ऑफ एन एक्टिविटी। हर दिन Okay. किसी ना किसी एक क्लास में शो एंड टेल ज़रूर होगा, wherein child has to just come up and speak। भाषा टूटी फूटी हो सकती है, लेकिन बोलना ज़रूरी है, अपनी बात अपनी भाषा में रखना ज़रूरी है। Okay. When activity like these happen, and parents over the time when they see the impact that is happening, they definitely support. We've got a lot of support from our parents. और जब इंस्टीट्यूट ये आपने स्टार्ट किया तब फाइनेंशियल चैलेंजेस भी खूब आए होंगे, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस। क्योंकि बहुत सारे हमारी ऑडियंस में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो खुद भी इंस्टीट्यूट्स रन करते हैं। कई बार इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रन अ इंस्टीट्यूशन। और अभी मैं लास्ट एक स्कूल ओनर से बात कर रहा था, उन्होंने एक ड्रीम विजन, एक इंटरनेशनल स्कूल खोली। तो वो बताया कि हर साल मुझे मेरे दूसरे बिजनेस से अराउंड 8 to 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसको रन करने के लिए करना पड़ता है। और चलो मैं तो कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा दूसरा बिजनेस उसको अफोर्ड कर पा रहा है, बट देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया जो दूसरा कुछ ऐसा बिजनेस तो है नहीं, दे आर रनिंग जस्ट ऑटोनोमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो इट्स समटाइम इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो आपने कभी स्टार्टिंग में फाइनेंशियल चैलेंजेस या कुछ ऐसे फेस किए? आज तक फेस कर रहे हैं। आज तक फेस कर रहे हैं। देखिए, पहले था कि स्कूल्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको तकरीबन 5 साल के आसपास लगते थे थोड़ा अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। लेकिन 2012 में जब हमने चालू किया उसके बाद ये टाइम थोड़ा सा बढ़ के तकरीबन 10 साल के आसपास हो गया था। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम 2022 के आसपास तक we will come back on our feet completely and we'll be debt free and things will be back on track. स्कूल will be sustainable, वो खुद के खर्चे से ही ऑपरेशन और सबकी सैलरीज मैनेज करेगा। बट to our luck 2020 COVID came, which pushed us another 5-7 years behind. Okay. जिसने फिर से थोड़ा सा पीछे, we will take another 3-4 years to get back on track. बट जैसे जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया बिल्कुल ट्रू है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की होती है उनमें जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सबसे ज़्यादा पैसे फिक्स्ड एसेट्स पे लग जाते हैं। जब हम कोई इंडस्ट्री करते हैं, आई एम एन MBA, तो मैं आपको उस भाषा में बता रहा हूँ कि जब हम कोई एनालिसिस करते हैं तो हम बोलते हैं फर्स्ट ईयर में 50% कैपेसिटी पे चलेंगे, सेकेंड ईयर 60 करेंगे, 70 करेंगे, 80 करेंगे और होपफुली 5 साल में 100% कैपेसिटी पे आ जाएंगे। स्कूल्स में ऐसा नहीं होता। हो भी सकता है इफ़ यू मेक स्मॉल। मेरे जैसे जो हमने गलती करी कि हमने पूरा ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे बना दिया, तो हम प्रैक्टिकली 10 साल में तो 50% कैपेसिटी पे आ रहे हैं, जो कि एक ओपनिंग अजम्पशन होता है फॉर एन इंडस्ट्री। तो स्कूल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दे टेक देयर ओन टाइम।
फर्स्ट 5 years तो मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स को ये पता ही नहीं चलता कि वो कर कैसे रहे हैं, क्योंकि हर साल एक क्लास बढ़ती रहती है। आप पहले 7 तक का स्कूल खोलते हैं, अगले साल 8th, फिर 9th, फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th, तो तब तक कोई पास आउट बैच नहीं होता। सो यू डोंट रियलाइज हाउ एक्चुअली यू आर डूइंग। 5 साल बाद जब पहली बार 12th का बैच पास आउट होता है, देन यू रियलाइज कि अच्छा 50 बच्चे तो वैसे चले गए और कुछ आपके टीसीज और छोड़ के जाते हैं। सो देन you start realizing how well you're doing. Okay. So even for us, it was a Herculean task. One, we were making the entire civil building at one go, which was the biggest of the challenge. And since we had done that, तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो फुल स्कूल की थी वो फर्स्ट ईयर में हो गई थी. सो आवर फाइनेंशियल कॉस्ट was very high, and like I said, we were supported by the family. We also had other businesses from where we had pumped in a lot of money, and till date we are doing it. For us, Bharatiyam is an emotion. It is a lot of passion. So money is not that big in terms that we are not making surplus, because see, we don't want to make surplus out of it. We want the institution to grow. Wherever if there is something extra that comes out, Reinvest in we are institute. reinvesting, developing the institution further so that kids get the best of the facilities, and that is our intention. I don't take salaries from the school Okay. till date, and hopefully never will, because that is not why we are doing this organization. उसके लिए फिर हम कुछ और कर लेंगे. So if you could change one thing, how private education is perceived, what would be that one thing? I think at policy level, a lot of change is required. एक मेट्रिक छोटा सा आपको देते हैं, ये कुछ थोड़ा सा पुराना है, कि if you see, if India is taken out of the world, तो हिंदुस्तान दुनिया में 6% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, जब हिंदुस्तान को नहीं जोड़ते हैं. और अगर हम वर्ल्ड में हिंदुस्तान को डाल दें तो ये नंबर 13% से ऊपर पहुंच जाता है एवरेज. इंडिया इज़ वन ऑफ द ओनली कंट्रीज जहाँ पे ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम के थ्रू गुजरता है. बट द परसेप्शन ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज नॉट गुड. देयर आर some malpractices here and there that exist, but I also believe that the kind of effort that the institutions and schools are doing is phenomenal. Totally That agreed. needs to be appreciated. At a moral level, I think teachers are not getting their due, which needs to be given to them, and which can first start through policy change. There is no other change that can happen, because education becomes a very sensitive topic to every household, and together private education and government education system should collaborate and make it more accessible to even the last corner of the country. I personally believe that every private educational institution will be more than happy to partner with the government and contribute. It is just that probably that thought process needs to change a little more, and that view towards private education needs to come. We should have better rules, which are absent right now. Okay. अब आपको क्या लगता है, ये सब तो चलो गवर्नमेंट और पॉलिसी की बात होगी, पेरेंट्स का शिफ्ट कितना चेंज हुआ है? पेरेंट्स ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं या इन्वॉल्व हो गए हैं? पेरेंट्स के माइंडसेट में कितना शिफ्ट आया है? I think consumerism has increased. थोड़ा सा consumerism बढ़ गया है. Consumerism से मतलब ये है that it has become more of a service. In terms of product और service के मैं कह रहा हूँ, ये थोड़ी ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड हो गया है, जो कि गलत है. कहीं ना कहीं जो काम मेहनत हो रही है उसको भी वो ड्यू अभी नहीं मिलता, एंड आई वुड अप्रिशिएट इफ अ लिटिल मोर ड्यू इज डन फ्रॉम पेरेंट्स साइड. बट उसमें कहीं ना कहीं स्कूल्स का भी योगदान है. जैसे मैंने कहा, कहीं कुछ मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ चीज़ें सब जगह चलती हैं, तो वो भी दूर होनी चाहिए. देयर अगेन बार बार ये पॉलिसी पे आके टिकेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं रूल्स की कमी है. वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट. आई विल बी वेरी फ्रैंक. लाइक आई सेड, कोविड ने हमें थोड़ा सा पीछे धकेला था, बट आई वॉज सो इलेटेड कि जब कोविड आया तो आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम माई पेरेंट्स स्टेटिंग कि सर वी नो आपको सैलरी देनी होगी.
तो पूरे साल भर की फीस इकट्ठे दे दे क्या? Because their work was going on. They knew. I'm not saying 100% happened that way, but there were few. But these are the few people who boosted our morale so much. Even during tough times, we were able to sustain, we were able to take this forward. And we've been very lucky on that front. Our parents, they have appreciated our efforts. There have been ups and downs, few cases here and there, but otherwise, we've been extremely lucky. Okay. तो हमारे पेरेंट्स तो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, तो व्हाट डू आई से, आई कांट कंप्लेन मच. एंड व्हाट मिस्टेक्स डू पेरेंट्स डू? पेरेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं जब स्कूल चूज करते हैं बच्चे के लिए? मेरे हिसाब से हर एक पेरेंट को ये जानना चाहिए कि उनके बच्चे के लिए किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन सही रहेगा, जिसमें वो वहाँ के प्रमोटर्स से मिले, वहाँ के प्रिंसिपल से मिले, उनकी सोच समझें, कौन बहुत ईमानदारी से उनके बच्चों के केयर के बारे में सोच रहा है, उनकी एजुकेशन के बारे में सोच रहा है, क्या उस स्कूल के अंदर रोट लर्निंग हो रही है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही है, क्या प्लेवे एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है, इज़ द चाइल्ड हैप्पी देयर, क्या वहाँ पे लैंग्वेज को लेके जो क्लैरिटी है वो है, या सिर्फ और सिर्फ जैसे रट्टाबाजी रोट लर्निंग जो हम कहते हैं वो कितनी प्रेवलेंट है उस स्कूल के अंदर. ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है. मैं अगर कभी किसी स्कूल में विज़िट करता हूँ तो मेरा सबसे पहला होता है, मैं उसकी एक क्लास ऑब्जर्व ज़रूर करता हूँ कि क्लास कैसे चल रही है, हाउ इज़ द टीचर, क्या उस क्लास में सब बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हैं और कोई कुछ पूछ नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि वो क्लास ना क्लास ही नहीं है, जहाँ बच्चे सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं. सारे पेरेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो एक के पीछे एक एडमिशन लेना होता है, बिना देखे कि उस जगह पे रट्टेबाजी से क्लास हो रही है, बच्चे फ्री हैं, खुश हैं या फिर नहीं. उसने करवाया एडमिशन तो बस वो भी करवा देंगे. हाँ, कि भैया मेरे किटी में कोई था, उसने वहाँ पे करा दिया तो मेरे को कराना है. मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ. अभी मेरे एक फ्रेंड है वही लोकल में, शहर में, रुद्रपुर में, तो ऐसे ही स्कूल आए हुए थे विज़िट करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए. उनके बच्चे एक दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे फ्रेंड हैं. मैंने कभी नहीं कहा कि आप यहाँ पे कराइए या नहीं कराइए, उनका अपना. देखिए, बात करते करते बाई चांस एक स्टूडेंट आया, उससे मेरी बातचीत चल रही थी. उन्हें सुना कि क्या बातचीत हो रही है. वो बोलते भैया मेरे को बड़ा अच्छा लगा भारत कि आपके यहाँ तो बच्चे डायरेक्टर से ऐसे बड़े फ्रैंकली बात कर रहे हैं. मैंने कहा क्लास में जाके देखिए, वो टीचर से भी ऐसी बात कर लेंगे. उन्हें ये डर नहीं है कि मैं किससे बात करूं, क्योंकि अगर मैं सही बात कह रहा हूं तो मुझे अपनी बात रखने का पूरा हक है. वी हैव एन ओपन डोर पॉलिसी. माई ऑफिस इज नेवर लॉक्ड, द प्रिंसिपल ऑफिस इज नेवर लॉक्ड, एनीबडी कैन वॉक इन. Okay. Because we have that our children should not feel frightened while saying anything. वो क्या, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि ये बड़ा अच्छा लगा. मैंने कहा अच्छा. मैं कहा कैसे कर रहे हैं बच्चे? बोलते मुझे पता है वहाँ पे कुछ नहीं सीख रहे. मैंने कहा ओके, बाकी कोई स्पोर्ट्स में कुछ? बोलते नहीं, वहाँ पे उसमें भी कुछ नहीं है. मैंने कहा तो वहाँ क्यों रखा? बोलते नहीं ना, वो किटी के सारे बच्चे वहीं पे है. तो मैंने कहा भाई ये आटा दाल चावल थोड़ी ना है. हाँ. कि एक साल थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब होगी तो अगली बार खरीद लेंगे. ये तो जीवन की सबसे अमूल्य चीज़ है, बच्चे का भविष्य, देश का भविष्य. इसके साथ हम चांस कैसे ले सकते हैं? तो मैं आज फिर से कहूँगा कि हर एक पेरेंट को स्कूल चूज़ करने से पहले उस स्कूल की फ़िलॉसफी, उस स्कूल के जो एकेडमिक लीडरशिप है, उनसे बात करके ये समझना चाहिए कि वहाँ पे किस फ़िलॉसफी के साथ पढ़ाया जाता है, किस सोच के साथ पढ़ाया जा रहा है. अगर कोई पेरेंट है जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहता है तो वो उस स्कूल को चूज़ करें जहाँ पे स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा काम होता हो. अगर वो एकेडमिक्स में चाहते हैं तो भी वो स्कूल लीडर्स से मिलें, देखें वहाँ पे क्या हो सकता है. बिकॉज सिर्फ देखिए हर्ड मेंटालिटी, तो शादी के घोड़े होते हैं यहाँ पे, वो लगा होता है, वो पीछे चल रहे होते हैं एक के पीछे एक सब, तो वो नहीं होना चाहिए. सबसे ज़्यादा नुकसान इसी में हो रहा है. एंड इसमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में आप कई बार देखेंगे डिसिप्लिन बहुत ख़राब होता है. बच्चे रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं, ना टीचर्स की एंड इनवेरिएबली पेरेंट्स की भी. ओके. आई
somebody said one thing I would like to add, sorry to cut you short, that raising a child is a 15-year project if you do it well. अगर आपने अच्छा काम किया तो ये प्रोजेक्ट 15 साल में ख़त्म होगा, लेकिन ख़राब किया तो उम्र भर चलेगा। बड़े होने के बाद भी आपको उसको करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी स्कूल के साथ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ तो बच्चे की जर्नी 12-13 साल 15 साल की है, पेरेंट्स के साथ तो उम्र भर रहना है। ठीक बात है। और पेरेंट्स से भी ज़्यादा देश का कितना नुकसान होगा अगर एक बच्चा जो काबिल है, जो कर सकता है, अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव कर सकता है, वो नहीं कर पाए। हम एक तरफ देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वी वांट टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री व्हेन इंडिया टर्न्स 100, बिफोर इंडिया टर्न्स 100, हाउ इज इट पॉसिबल इफ आवर upcoming generation is not able to achieve the true potential it has? So सारे पेरेंट्स अपने बच्चे के पोटेंशियल को देखें और एक ऐसा स्कूल चूज़ करें जो उस पोटेंशियल को इन्हांस कर सके, निखार सके। और सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स यही करते हैं कि जो बिना सोचे समझे एक हर्ड मेंटालिटी के साथ जब स्कूल्स चूज़ करते हैं। टोटली एग्रीड। ठीक बात है। अब क्या लगता है नेक्स्ट 5 years में टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो रही है, अभी भी चेंज हो रही है एआई के साथ, सो हाउ इट विल इम्पैक्ट इन स्कूल? सी एजुकेशन से में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, दे हैव बीन द लीस्ट अडेप्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं। हम लोग कंप्यूटर तो पढ़ाते हैं क्लास में, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है इसकी ताकत की। वी एट भारतीयम हैव ऑलवेज मेड श्योर दैट वी use the power of technology as much as possible. Okay. अब भी जैसे हम स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर बच्चे के हिसाब से टेलर्ड स्टडी हो जाए। मेरा मानना यह है कि एआई के अलावा कोई और मेथड नहीं है जो इसको हमें हेल्प कर पाएगा। वी आर एट द राइट कस्प। टुडे वी हैव मेड आवर ओन जीपीटीज, जिसमें हम हर बच्चे का डेटा फीड कर रहे हैं, डे टू डे बेसिस के उसके रिस्पॉन्स शीट फीड कर रहे हैं, and AI is giving us responses in terms कि इस बच्चे के ऊपर किस चीज़ पे काम करना चाहिए। It is a suggestion, it is not a mandate. उसको समझ के implement करना is a teacher's job, but उसको use करना ताकि analysis बेहतर हो सके। देखिए, हम अक्सर देखते हैं किसी भी क्लासरूम के अंदर जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं उनके ऊपर फोकस होता है, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं थोड़ा, उनके ऊपर भी काफ़ी फोकस होता है ताकि रिजल्ट ख़राब ना हो जाए। कहीं ना कहीं वो बीच वाले बच्चे हमारे गुम हो जाते हैं कि ये तो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ, ये तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, बट सब उनमें पोटेंशियल बहुत है, उनमें टॉपर बनने की या सबसे अच्छा करने की ताकत बहुत ज़्यादा है, वो बच्चे गुम हो जाते हैं। यहाँ पे एआई का रोल आ सकता है, जिसमें हम उनको उन अपने सिलेक्टेड एरियाज़ में फोकस करने के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट दे सकते हैं, चाइल्ड सेंट्रिक वर्कशीट्स दे सकते हैं। टीचर्स रेडी हैं एआई रेवोल्यूशन के लिए? देखिए, सबसे कठिन काम है, न्यूटन का पहला लॉ था फ्रिक्शन, तो ये बहुत कठिन काम है। बट अगेन मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मैं बहुत ही लकी हूँ, क्योंकि मेरे पास जो टीम है, दे हैव बीन एक्सट्रीमली ओपन टू चेंज, ओपन टू अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजीज। अभी हमने जून में गर्मियों की छुट्टियों में एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। वी टुक आवर टीम टू कोयम्बतूर। ओके। तो हम नॉर्थ में उत्तराखंड में बैठे हैं और हम तमिलनाडु जा रहे थे वहाँ देखने के लिए कि कैसे काम होता है। एंड यू विल नॉट अपनी गर्मियों और कोई एक्स्ट्रा डे वर्किंग नहीं था, कोई सैलरी कुछ नहीं था, लेकिन टीचर्स ने अपनी छुट्टियाँ छोड़ के भी उस ट्रेनिंग को अडॉप्ट करना चूज़ किया। मेनी ऑफ देम वेंट ओनली सो दैट दे कैन ग्रो अ लिटिल मोर। ओके। सो नॉट जस्ट, देखिए एआई के ज़माने में, ये डिजिटल एज में हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। बच्चों की लर्निंग को डेवलप करना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये समझना कि हमारे बच्चों के अंदर पेशेंस की अब बहुत कमी हो गई है। पहले आप और हम जब छोटे होंगे तो अगर हम याद करेंगे तो अगर कोई नया जूता मिलता था या कपड़े आते थे या हम कोई ट्रॉफ़ी जीतते थे तो उसकी खुशी उस दिन मिलती थी, लेकिन उसको सालों साल खुशी मिलती थी। जब भी कोई बंदा आता था, हमारे घर में कोई मेहमान आता था, पापा बोलते अरे वो दिखाओ तुम लेके आए थे, अरे वो ट्रॉफी दिखाओ इनको भी, होता था।
हमको खुशियाँ किश्तों में मिलती थी और कम से कम साल भर चलती थी। हमारे अंदर पेशेंस आया। आज के दिन अगर आपका बच्चा कुछ जीत रहा है, आप फ़ोटो खींचते हो, इंस्टाग्राम पे डालते हो, बस 15 खुशी मिनट में सेलिब्रेट लाइक आ खत्म। जाते हैं। सारी खुशी 20 मिनट में ख़त्म। दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि अब हर चीज़ इंस्टेंटली चाहिए। सामान चाहिए, ब्लिंकिट किया, खाना चाहिए, ज़ोमैटो किया, स्विगी किया, एवरीथिंग इज़ इंस्टेंटली। नाउ दिस इज़ अ बिग चैलेंज। आज के एजुकेशन स्पेस में टीचर्स और पेरेंट्स को भी मिल के बच्चों को ये ग्रेटिफिकेशन स्लो होता है ये समझाना है। पेशेंस की इतनी कमी है। आप मेंटल हेल्थ को लेके देखिए, बच्चों के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इतनी डिफ़िकल्ट हो गई है। आज लड़ाइयाँ इस बात पे है कि तुमने मेरी फ़ोटो को लाइक किया या नहीं किया। अब वो लड़ाई, मैं आपको बता रहा हूँ, लड़ाइयों का स्तर ही चेंज हो गया है। अभी कुछ दिन पहले 2 बच्चों की लड़ाई हुई, बेस्ट फ्रेंड्स, और लड़ाई का कारण ये था कि तुमने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें मेरे को चौथे नंबर पे ऐड किया था। पहले 3 कोई और थे, मैं 4th था, तो इसका मतलब आई एम नॉट योर बेस्ट फ्रेंड। सो रीड बिटवीन द लाइन्स होता है, नाउ दे आर रीडिंग थिंग्स दैट आर नॉट इवन देयर। सो ऐसे टाइम में, ऐसे माहौल में हमारे बच्चे अपना रास्ता कैसे निकालेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं पेरेंट्स की हमने वर्कशॉप की थी, तो उन्हें मैंने बताया कि भाई आप लोग सब परेशान होंगे कि भाई बच्चे मोबाइल फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं। मैंने क्यों नहीं करेंगे भाई, मम्मी फिर भी कभी डांटती है, पापा फिर भी कभी डांटते हैं, कभी बोर भी करते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन एक ऐसा डिवाइस है जो ना कभी डांटता है ना परेशान करता है, वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। बच्चों का तो बेस्ट फ्रेंड है वो, इससे बढ़िया आदमी मिला ही नहीं उन्हें। वो क्यों छोड़ेंगे मोबाइल फोन? टोटली अग्रीड। सो वी हैव टू बिकम इवन मोर इंटरेस्टिंग देन द मोबाइल फोन टुडे। हम घर पे होते हैं, बच्चा कुछ कह रहा होता है, हम अपने फ़ोन पे लगे होते हैं, हाँ बोलो, हाँ बोलो। उसको हम जब कुछ नहीं भी कहते तो बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं। यहाँ पे स्कूल्स का, पेरेंट्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग थिंग्स ट्रिमेंडसली। हमारे पास नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ को लेके एक्सट्रीम चैलेंजेस हैं। अब नंबर ऑफ़ केसेस जो हम हर साल डील करते हैं जिनमें बच्चे स्कूल ही नहीं आना चाहते, घर से निकलना ही नहीं चाहते, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। घर से ही पढ़ेंगे। हाँ, स्टडी फ्रॉम होम। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ रॉन्ग, बट वो सोशल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो ख़त्म ही हो जाएगी। आई हैव डन अ ब्लॉग जिसमें आई राइट ऑन अपकमिंग इश्यूज एंड थिंग्स। तो एक लगाया, एक हमने किया है कनेक्टेड येट डिसकनेक्टेड। दैट मोबाइल फोन्स वर अ वंडरफुल इन्वेंशन विच कनेक्टेड द वर्ल्ड टुगेदर, बट डिसकनेक्टेड द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू अस। आई एम वन ऑफ, अपने परिवार में मैं अकेला आदमी हूँ जो अपने बर्थडे पे व्हाट्सएप पे विशेज़ नहीं लेता। मैं कहता हूँ जिसको विश करना या तो आ जाए घर पे या फ़ोन कर दे। ओके। मुझे याद, अभी भी याद है, पहले फ़ोन पे व्हाट्सएप, फ़ोन विश करते थे, बर्थडे वाले दिन फ़ोन रखा नहीं जाता था। अब सिर्फ व्हाट्सएप आते हैं। अब 1800 लोग फेसबुक पे विश कर रहे हैं जिनको हमको रिप्लाई करना है। पॉसिबल ही नहीं होता। पॉसिबल नहीं, तो इट हैज़ ऑल बिकम सो मच ऑफ अ फॉर्मेलिटी एंड दोज, जो कहते हैं वी आर क्लोज बट वी आर डिस्टेंट अपार्ट। एक मदर का एक किस्सा है, बच्चे को थॉट बोलनी थी असेंबली में, उसने बढ़िया से तैयारी की, बहुत कॉन्फिडेंट बच्चा नहीं था, थोड़ा सा शाय बच्चा था, लेकिन टीचर ने बड़ा मोटिवेट किया कि आपको थॉट बोलनी है अगले दिन। वो घर पे मम्मी ने भी तैयारी करी, वो आके करा था, मदर वॉज अ डॉक्टर। उसने टूटी फूटी थोड़ी सी बोली, फर्स्ट क्लास का बच्चा है, टूटा फूटा ही बोला, उसने बोला, बट ही, और सारे उसके फ्रेंड्स ने खूब ताली वाली बजाई, टीचर्स ने, सब ने, ही वॉज वेरी हैप्पी कि मैं तो आज चांद फतेह कर लिया। वो घर जाके सोचता है, जाके वो मम्मी को बताऊंगा कि भाई मैंने आज थॉट बोली है, बहुत अच्छी बोली। वो जैसे ही घर पहुंचा बोला, मम्मी मम्मी सुनो, आज आपको पता है क्या हुआ? बट मम्मा वॉज ऑन हर फोन। क्यों? क्योंकि वो कोई इमरजेंसी केस था, शी वॉज अ डॉक्टर, तो वो फ़ोन पे बात कर रही थी। वो उन्हें बोला 2 मिनट रुको, देखा नहीं, सिर्फ बोला तुम 2 मिनट रुको। वो बात करती रही 2 मिनट तो वो रुका, फिर उसने बैग लेके अपने कमरे में चला गया, बैग वहाँ रख दिया, मम्मी भी भूल गई कि क्या हुआ था। उसने उसके बाद दोबारा उस बारे में बात नहीं करी। एक बार, अब
हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बच्चा हमारी बात अगली बार सुनेगा और अपनी बात बताएगा? इसमें मम्मी की गलती नहीं है, बट टू बी एबल टू मेक अ बैलेंस between our personal and professional lives, to giving that patient hearing to our children is extremely important. हम वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं तो मतलब पेरेंट्स बोलते हैं कि हम ना बच्चे को बोलते रहते हैं कि पढ़ ले, वो पढ़ता ही नहीं है, हर बार बोल देता है कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। मैंने कहा आप ही की हरकतें हैं। उसने एक दिन कोई चॉकलेट मांगी या तोहफा मांगा, आपने बोला बेटा आज नहीं कल लाऊंगा, ठीक। उसने कल पूछा, आपने बोला बेटा आज भूल गया कल ले आऊँगा। अब उसको पता है कि ये एक तरीका बढ़िया है। अगले पापा ने बोला बेटा पढ़ ले, आज नहीं कल पढ़ूंगा, कल भूल गया, कल नहीं परसों पढ़ लूँगा। हम जब बच्चों को कुछ नहीं भी सिखा रहे हैं तब भी बहुत कुछ सिखा रहे हैं। बच्चे हमें सुनते से ज़्यादा हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हम लैंग्वेज को लेके ही कई बार हमें टीचर्स कहते हैं कि सर कैसे बच्चे सीखेंगे, इंग्लिश नहीं है या हिंदी या संस्कृत या पंजाबी कुछ भी है सीखनी, वो कैसे सीखेंगे? मैंने कहा एक छोटा सा बच्चा अपने घर में बिना किताब खोले, बिना कुछ खोले, अपने घर की भाषा अपने आप ही सीख जाता है, सिर्फ सुन के। हमारे देश की विडंबना है कि हम भाषा में स्कूल में पहले उसे पढ़वाते हैं, फिर लिखवाते हैं, फिर बुलवाते हैं, और सुनने का नंबर तो आता ही नहीं है। जो सबसे पहले होना जो चाहिए सबसे पहले होना चाहिए था। सो द लर्निंग साइकिल इज इन्वर्टेड। एट भारतीयम वी हैव मेड श्योर, हर पेरेंट को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमने मेक श्योर किया कि लिसनिंग बहुत हो। बल्कि आपको बताएं, सरकारी विद्यालयों में इतना बढ़िया काम होता था। आप कभी पुराने लोगों से पूछेंगे तो इंग्लिश में हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के क्वेश्चन आते थे, और हिंदी में इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करने के क्वेश्चन आते थे। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? भाषा तो एक माध्यम है अपनी बात रखने का। इतनी बढ़िया एक्सरसाइज अब कोई नहीं कराता इसको। हार्डली स्कूल्स पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे, गिनती के स्कूल होंगे। ओके, हमने रीइनिशिएट कराया। ये तो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। दिस इज द वे लैंग्वेज शुड बी टॉट। लैंग्वेज क्या है? अपनी बात रखनी तो है, ट्रांसलेशन आना चाहिए। जब अपन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस में भी जाते हैं तो वहाँ यही चीज़ तो सिखाते हैं। जो स्पेशली जाते हैं तो, राइट, स्पेशली जाते हैं। लेकिन हम अपने क्लासरूम्स में इन सब चीज़ों को भूल गए। वी हैव मेड श्योर, वी हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च अराउंड इट, हाउ टू इंश्योर थिंग्स हैपन। तो टेक्नोलॉजी से बहुत फ़ायदा हो सकता है। वी आर अडॉप्टिंग, हम AI बेस्ड क्लासरूम्स बना रहे हैं। स्पेशली जो बच्चे जैसे काफ़ी सेल्फ लर्न कर सकते हैं, वी आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट जिसमें वो अपने आप पढ़ें। टीचर्स आर ओनली गाइड्स, और उनके लिए कस्टम मेड मटेरियल उनको ऑटोमेटिकली मिलता रहे। एंड माय एक्सपेरिमेंट जितना अभी तक हमने किया, 6 महीने हो गए मेरे को करते हुए इसको, मेरा दावा है कि अगले साल से हमारे एक सेक्शन ऐसा होगा जो कि हाफ द टाइम में पूरा कंटेंट ख़त्म कर लेगा। ओके, हाफ टाइम में। तो हम एक ही, क्योंकि वो फिर जो उनका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसको डबल स्पीड से पढ़ेंगे अपने आप, विदाउट एनी प्रेशर, एंड दे विल रिमेन फ्री ऑल्सो। नाउ टेक्नोलॉजी हैज़ कम अप टू अ लेवल जबकि टीचर्स को उसको अपना फैसिलिटेटर बनाना ही चाहिए। वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर इट हैपन। मैंने आपसे एनेक्डोटल के बारे में बात की, हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही है उनके बारे में बात की। वी आर मेकिंग आवर ओन कस्टम GPTs फॉर इट। ओके, We are doing considerable work at Bhartiyam, and we hope that people catch up to speed. And in fact, we are consulting a few schools also for this, who want to really adapt, implement technology at whatever levels they want. वाह, दैट्स ग्रेट। और अब थोड़ा सा जो आज के टाइम में टर्मिनोलॉजी चल रही है, जेन ज़ीज, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि उनको स्कूल से क्या चाहिए आज के टाइम में? माइंडसेट चाहिए या फ्रीडम चाहिए या क्या चाहिए? क्या चाहिए और क्या मिलना चाहिए, उसमें बड़ा फ़र्क है। People often don't want things that they need, but they only go after things that they want, not what they need. ठीक है, मेरी ज़रूरत क्या है और मेरी इच्छा क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जेन ज़ी या जेन अल्फ़ा, ये जो जनरेशन है, they are coming from a space wherein yes, independence is needed,
बट दे फर्स्ट वांट टू बी हर्ड। हम्म वो चाहते हैं कि कोई हो जो उनको समझ सके। कई बार आपने भी ऐसा सुना होगा या देखा होगा, स्पेशली टीनेजर्स के जितने माता पिता हैं वो तो बोलते हैं कि ये गलत तरीके से बात करते हैं हमसे, हमारी बात नहीं सुनते। एक्चुअली जब भी कोई बच्चा थोड़ा सा चिल्ला रहा होता है या ज़ोर से बोल रहा होता है, वो एक साइन होता है कि यार मेरी सुन लो, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। हम्म और मैंने पेरेंट्स को कई बार ऐसा बोलते हुए सुना है, ये जरा सी प्रॉब्लम को लेके बड़ी प्रॉब्लम में मतलब चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आई टेल देम कि ये आपके लिए जरा सी प्रॉब्लम है, उसके लिए तो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही उसकी वो तो है। ज़िंदगी वही है। हम्म आज व्हाट्सएप पे क्या स्टेटस लगाना है, इस ये प्रॉब्लम है उसकी। अब हमारे समय में नहीं थी। वी आर टेक्नोलॉजी माइग्रेंट्स। क्योंकि जब हम पैदा हुए तब ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये बाद में आई, तो वी हैव माइग्रेटेड इनटू दिस। बट दे आर टेक्नोलॉजी चिल्ड्रन। ये तो जब पैदा हुए तो ये सब था, तो उनके लिए तो नेचुरल है ये सब। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड देम। पेरेंट्स एंड स्कूल्स टुगेदर वी हैव मेड श्योर, हम भारतीय में भी इस बारे में बात करते हैं कई बार, कि हमें अपने बच्चों के शूज़ में, उनकी पोजीशन में अपने आप को रख के उनके माइंडसेट को समझना है और उनको एम्पावर करना है कि आपको क्या करना चाहिए। लाइक देयर वाज अ चाइल्ड हु थोड़ा सा पढ़ाई को लेके उसके पेरेंट्स काफ़ी कंसर्न थे, ये नहीं करता या पढ़ता नहीं है, हम कहते रहते हैं पढ़ता ही नहीं है। मैंने कहा यू सेंड हिम टू मी, आई लुक इनटू इट। सो ही केम टू मी। मैंने पूछा क्या हुआ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ बिकॉज सीक्रेसी। ही सेड कि सर मेरा तो सर पे चढ़ के बैठते हैं दोनों के दोनों, मेरी तो जान ले रखी है। मैं सांस लेता हूँ तो भी मुझसे पूछ लेते हैं क्यों ले रहे हो इतनी बार, ये हालत है। मैंने कहा अच्छा अब करना क्या है, बोलता आई वॉन्ट टू डू इट। देखिए मानते ही नहीं। मैंने कहा अच्छा यू मेक योर ओन प्लान। तो ही मेड हिज प्लान कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा। मैंने कहा अच्छा अब आप अगर ये नहीं कर पाए तो क्या करना है। तो ही मेड हिज ओन रेप्रिमांड ऑल्सो, कि अगर मैं कर लूँगा तो मुझे क्या चाहिए या क्या करना, और नहीं करूँगा तो क्या करना। सो थिंग्स आर क्लियर। एंड बिलीव मी आई आस्क्ड हिज पेरेंट, दे आर सेइंग पता नहीं आपने क्या किया, वो अपने आप करने लगा। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैंने उसकी बात सुनी और उसको बोला आप ही बनाओ। आई वॉज फर्म इनफ ओनली ऑन वन लेवल कि जो भी बनाना है आज ही बनाना है, बना के मेरे को दे के जाओगे और फिर फॉलो करोगे, खुद ही बनाओ। हुआ तो क्या करना है, ना हुआ तो क्या करना है, बोर्ड क्लास का बच्चा है। सो it is imperative for teachers and parents to listen to the children, to be able to very openly talk to them, what do they want। आप एक बार सुन के तो देखें। टोटली एग्रीड। एंड उनसे ये गलती के बारे में मेरे फादर की एक बड़ी अच्छी बात थी एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैं सब सारे पेरेंट्स को ये बात बताता हूँ, हमारे पिताजी ने हमें कभी गलती पे डांटा नहीं। हमेशा एक दिन बाद पूछा कि तुमने इससे क्या सीखा। ओके। नाउ इट इज़ अ फिनोमिनल थिंग टू डू कि अपनी गलती एक्सेप्ट करने में हमें कभी डर ही नहीं लगा। क्यों, मैंने उनसे एक बार ऐसे ही पूछा कि अब डांटोगे, बोलते नहीं। बोलते गलती के बाद तुम्हारा शक्ल देख के मुझे पता है कि तुम्हें पता है गलती हुई है, अब मैं डांट के ऐसा कर भी क्या ही लूँगा। भाई मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुमसे गलती बता हुई दो है, क्या सीखा इससे। अब बस इम्पॉर्टेंट ये था कि तुमने सीखा क्या। गलती एक बार करना गलती होती है, उसी गलती को रिपीट करना पाप है, वो नहीं करना है। वो जब हम बच्चे के साथ डिस्कशन करेंगे कि आपने क्या सीखा, हाउ डू यू बिकम अ बेटर वर्जन, तो उससे आता है। वी डू अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स विद आवर टीचर्स ऑल्सो। सभी पेरेंट्स के साथ जब हम पेरेंटिंग वर्कशॉप करते हैं तो यही बात कहते हैं कि आप डिस्कशन करो कि क्या सीखा। गलती पे डांटने से कुछ नहीं होना। और अब आपको क्या लगता है जैसे एआई और चैट जीपीटी के टाइम में स्टूडेंट्स शॉर्टकट सीकर्स तो नहीं हो रहे हैं या स्मार्ट हो रहे हैं? देखिए ये टूल्स हैं। ये परेशानी तब भी आई थी जब पहली बार कैलकुलेटर आए थे। ये परेशानी तब भी आई थी जब पहली बार कंप्यूटर आए थे, जब पहली बार इंटरनेट आया था। वैसे ही चैट जीपीटी हो, जितने भी एआई टूल्स है, क्लॉड है, परप्लेक्सिटी है, जितने भी हैं, ऑल ऑफ दीज आर टूल्स। आवर चिल्ड्रन कैन डेफिनेटली ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम। Slowly and gradually the teachers have to also become more of facilitators। वो इन टूल्स को यूज करना सिखाए ना। अभी क्या परेशानी है, हम लोग इसको मोर लाइक अ सर्च इंजन यूज करते हैं। वो क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिख दिया, आंसर लिख के दे दो। अभी हमने उसमें दिमाग नहीं लगाया। बट यू बिलीव मी,
वी हैव ऑलरेडी मेड थिंग्स वेरिन हम अपने बच्चों के सारे असाइनमेंट्स या कुछ आता है वो इस पर डाल देते हैं और बोलते हैं फैक्ट चेक करो कहाँ से कॉपीड है. हम्म. नाउ AI टूल इज टेलिंग अस ऑल्सो ये कितना कॉपीड है. हम्म. अब धीरे धीरे करके ये स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि ओरिजिनलिटी इज ओरिजिनलिटी. हम्म. अभी एक मैं किसी इंडियन टीचर है उनकी वो बात देख रहा था विच इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ओबेसिटी. हम्म. तो इससे इंटेलेक्चुअल ओबेसिटी बढ़ने का खतरा तो है. जो मसल यूज़ नहीं होगी वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी. हम्म. अगर हमारे स्कूल्स के अंदर टीचर्स ने ढंग से फैसिलिटेट नहीं किया, हम्म. ढंग से बच्चों को इसको अच्छे से इस्तेमाल करना, लेकिन Okay. ओवर इस्तेमाल ना करना कि इसका क्या नुकसान है नहीं बताया, तो वही होगा जो फिजिकल ओबेसिटी का हुआ, वही इंटेलेक्चुअल ओबेसिटी का होगा. वी विल क्रिएट डम पीपल, डम चिल्ड्रन. तो ऐसे में टीचर्स का रोल तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते चले आ रहा है. देयर आर मेनी टाइम्स यू वुड सी लोग कहते हैं कि अब तो टीचर की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी. मेरे हिसाब से टीचर्स का रोल अब तो और ज़्यादा और इंपॉर्टेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा. इम्पॉर्टेंट होता चला जा रहा है. बिकॉज उनको अब कंटेंट नहीं पढ़ाना, उन्हें कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ाना है. उन्हें ये भी बताना है कि ये टूल्स को कैसे, कब, क्यों इस्तेमाल करें और क्यों इस्तेमाल ना करें. क्रिएटिविटी, AI can only create things based on past information. हम्म. But thinking of an out of the box solution is right now not there. जब AGI आ जाएगा तो बात अलग है, हम्म. artificial general intelligence. Okay. But human intelligence in creating things that don't even exist is something we only have right now. And this needs to be honed, this needs to be preserved in the current context. ठीक बात है. काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है जो लगता है शायद मैं अपने बच्चों के साथ या अपनी पेरेंटिंग में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ वैसे. बट जेनजीज पे ही एक चीज़ अभी ये भी है कि जैसे हम हमारे यहाँ की बात करें, उनको 9 to 5 पसंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहते हैं. तो ऐसे में मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को भी कैसे अडॉप्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, चेंजेस करने चाहिए? Structures have changed, no doubt about it. We are seeing things in US and Europe and Japan and other developed economies जहाँ पे yes these structures have come up. Even in India, if you see Hyderabad, Bombay, things have come up like this wherein there are self-structured schools, self-structured organizations जहाँ पे you can choose what you want to do. Okay. I'm not really against the idea. It's a phenomenal idea. प्रॉब्लम आप समझिएगा, इंडिया में वन साइज फिट्स ऑल की जो फिलॉसफी है विच इज़ काइंड ऑफ इनकरेक्ट. इट डजेंट फिट एवरीबडी. चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स जो सेल्फ आइदर मोटिवेटेड हैं, गाइडेड हैं एंड दे नो व्हाट टू डू, they can work out in an unstructured, very flexible way of working model. लेकिन other than that, children who are still finding their way out, they need a more structured approach. In fact, I would go ahead and say the time of blended learning has to come. When they come to schools, they are facilitated interpersonal skills, mental hygiene, civic sense, basic conceptual understanding. This is all done inside a school, which is absent in a digital world. And when they go back home, they have the tools provided in cognizance with the school curriculum itself, wherein they can do their self-paced learning, all their remediation work can happen, extra study that they want to do, that can all happen at home also, in a blended environment. This will be a much better model because ये कहता है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, तो हमारा फिज़िकल स्कूलिंग सिस्टम की भी कुछ खामियां हैं और जो डिजिटल स्कूलिंग सिस्टम जो डेवलप हो रहा है उसकी भी कुछ खामियां है. उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स, सोशल इंटरेक्शन, दे आर कम्प्लीटली एब्सेंट. वी वांट दैट आल्सो टू हैपन. सो बोथ मॉडल्स इफ दे मर्ज एंड अ ब्लेंडेड मॉडल कम्स अप, that will be a better way to go ahead. Probably a child, I'll be very happy
if in India vocational education can come in even bigger way, that let's say there's a child who's extremely interested in becoming a DJ for that matter. Okay. So along with the school, why can't we give him a course which can be a self-paced learning course wherein he can learn the fine prints of becoming a DJ, fine prints of the craft. It's an art form. Totally agree. So why can't it happen? Because today हमें अगर ऐसा कोई कोर्स लॉन्च करना है या सब्जेक्ट लॉन्च करना है तो वी वुड हैव टू हैव अ फैकल्टी, वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है, देयर आर लेस टेकर्स. डिजिटल वर्ल्ड में यही तो आसान है कि अगर हम इंडिया एज अ होल एक क्लासरूम समझें तो हमें इतने टेकर्स तो मिल ही जाएंगे कि वन फैकल्टी कैन डू इट. Definitely. So these kind of blended models should come up, which will help our country to go forward and develop even better skills than we already have. Okay. No, totally agreed, but let's see how things are evolving. Yeah. हर पेरेंट्स के मन में भी ये होता है कि भारतीय स्कूल दूसरे स्कूल से अलग है, क्या ऐसा अलग है? क्या लगता है, क्या इसका आंसर क्या है? वैसे मैं सबसे ही पूछता हूँ. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो जैसे मैंने कहा कि जो गलती पेरेंट्स करते हैं कई बार ये नहीं देखते कि भाई इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है, कैसे सोच रहा है. सो आई थिंक भारतीय में फ्यू थिंग्स विच आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू अस, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वी आर अ थिंकिंग स्कूल, वी आर अ रिस्पॉन्सिबल स्कूल. हम अपने हर स्टूडेंट को लेके उतने ही सजग हैं जितना शायद हम अपने बच्चे को लेके सजग होंगे. ओके. तो वी आर फोकस्ड एक्सट्रीमली हाई ऑन आवर चिल्ड्रन, जिसमें अगर आप कोई भी फीडबैक लेके आएंगे, जैसे कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो मेरे को एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं ऐसे ना हमने आज तक कभी किसी से डिस्कस ही नहीं किया. क्यों नहीं किया? आप और हम तो पार्टनर्स हैं भाई, इस बच्चे की एजुकेशनल जर्नी के पार्टनर्स टीचर्स और पेरेंट्स दोनों हैं. लेकिन वो कहते हैं नहीं हम नहीं बोलेंगे, फिर ना हमारे बच्चे के नंबर कट जाएंगे. अब मैं ये समझ ही नहीं पाता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. सो वी हैव मेड श्योर, और मैं पेरेंट्स को बार बार कहता हूँ कि आपको अपनी बात किसी भी जिस भी विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ कहनी चाहिए. बट भारतीयम वी हैव मेड श्योर कि हर पेरेंट अपनी बात बिल्कुल बेधड़क ओपननेस से रख सकता है. टीचर्स से, वाइस प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स, प्रिंसिपल, मी डायरेक्टली, वी आर ऑल एक्सेसिबल ऑल द टाइम. आपको किसी स्कूल के चेयरपर्सन, डायरेक्टर का, सोसाइटी मेंबर्स का, प्रिंसिपल का नंबर वेबसाइट पे नहीं दिखेगा. हमारा है, हर डायरी पे लिखा है. ओके. वी आर ओपनली अवेलेबल, नॉट बिकॉज दैट वी वांट यू टू टॉक टू अस, बट वी वांट यू टू से थिंग्स देन एंड देयर. हम एक पॉलिसी रखी हुई है, रोको और टोको, कि जहां आपको परेशानी दिख रही हो आपके बच्चे की लर्निंग में, आपके बच्चे के एटीट्यूड में, कोई बिहेवियरल चेंज दिख रहा है, वी शुड डिस्कस. क्योंकि ये कमी नहीं है. हम जब उसको रोकेंगे और उसी समय टोकेंगे तो तुरंत ठीक हो जाएगी. परेशानी को बड़ी होकर नासूर बनने ही नहीं दिया जाए, उसको वहीं रोक लिया जाए, वहीं करेक्ट किया जाए. देयर आर पेरेंट्स हु कम, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं ईयर एंड पे आके बोलते हैं अरे इस साल ये नहीं हुआ. मैं उन्हें यही कहता, देखो जी इस समय तो एक ही जवाब है मेरे पास, ठीक है जी अगली बार देखूंगा. और क्या कर सकते हैं? जब जो परेशानी उसी समय आए, अगर हम डिस्कस करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट अ सोल्यूशन देयर. आई फर्मली बिलीव कल करे सो आज कर, आज करे सो अब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई. बिल्कुल ठीक बात है. वैसे मुझे भी एक चीज़ है, मुझे अपनी डॉटर के लिए स्कूल कौन सा चूज़ करना चाहिए, जो घर के पास है वो या एकदम प्रीमियम इंटरनेशनल स्कूल चूज़ करना चाहिए? आपको वो स्कूल चूज़ करना चाहिए जिसके लिए सबसे पहले तो आपको मेहनत करनी है. आप जो भी स्कूल्स आसपास हैं जहाँ पे, देखिए एक तो लोकेशन का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, लेकिन आप उन स्कूल्स में जाएं, वहाँ की एकेडमिक लीडरशिप से मिलें, उनसे बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि वो अपने बच्चों के लिए क्या सोच रखते हैं. ठीक है, क्या वो सोच आपकी सोच से मैच खाती है या नहीं. तो ये सोच मैच करने के लिए क्या क्वेश्चंस पूछे जाएं उनसे? बड़ा सिंपल है कि भाई आपके स्कूल में जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको लेके आपकी क्या सोच है. Okay. जैसे हम आपके पास जैसे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते होंगे, कई बार आपको लगता होगा कि ये पेरेंट्स बहुत ज़्यादा
मतलब सोचते हैं या सवाल करते हैं, या इन्होंने मतलब ये एक जैसे इंक्वायरी आती है तो इन्होंने बहुत ज़्यादा थॉटफुल क्वेश्चन, वो थॉटफुल क्वेश्चंस क्या होते हैं? जैसे ये हर साल होता है कि कुछ हम्म, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो 2 घंटे 2.5 घंटे 3-3 4-4, एक पेरेंट आए थे पिछली बार 11 बजे आए थे सुबह, शाम को 4-5 बजे गए थे। हम्म, मेरे साथ ही बैठे हुए थे काफ़ी देर तक। उससे एक दिन पहले वो प्रिंसिपल के साथ बैठ के जा चुके थे इतनी ही देर। सो ओके। उनके बहुत सवाल थे, बट वी वर वेरी उनके हैप्पी क्या टू टॉक। सवाल थे वैसे? ही वॉज फ्रॉम मिक्स्ड रिलीजियस बैकग्राउंड, so he wanted to know everything कि if I am from Muslim background तो how will my child be treated in your school। ओके। अब ये मिक्स बैकग्राउंड से है कि मदर हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, तो ऐसे में बच्चे चिढ़ाएंगे नहीं चिढ़ाएंगे। स्पोर्ट्स को लेके कितना प्रेशर होता है आपके यहाँ, पढ़ाई को लेके कितना प्रेशर होता है आपके यहाँ, होमवर्क कितना देते हो, खाने में क्या देते हो, लंच में क्या देते हो। तो हर एक पेरेंट की अपनी सोच होती है, बट आई वुड स्टिल से कि उनके साथ जो पहला सवाल था वो सबसे इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो मेरा था। मैंने उनसे ये पूछा था कि आप यहाँ क्यों आए हैं, कि वाई डू यू वांट टू कम टू भारतीय। ही सेड कि आई हैव हर्ड टू मच अबाउट द स्कूल, कि आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई कराते हैं, जो बच्चे आपके यहाँ एक बार क्लास में आ जाएं फिर वो और कहीं पढ़ ही नहीं पाते। क्यों? बिकॉज टीचर्स आर एक्सट्रीमली कनेक्टेड। टीचर्स बहुत अच्छे से बच्चों को एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करते हैं। प्रेशर कम रहता है, लेकिन प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि बच्चा खुद ही इंटरेस्टेड हो जाता है पढ़ाई में। तो हमने ये सुना है, इस वजह से हम आए हैं। अब मेरा Okay. हाफ वर्क तो डन था, बिकॉज आई रियलाइज व्हाट दे नो अबाउट माय ऑर्गेनाइजेशन। बट उसके बाद जो उनके अलग अलग सवाल थे रिलेटेड, क्योंकि मेरे को ये लगा कि उनके सवालों के जवाब अभी तक किसी ने दिए ही नहीं। ओके। अब जैसे उन्होंने यूपीएससी में करना है तो मेरे को क्या करना चाहिए, उनकी बिटिया 8th में थी उस समय। यूपीएससी में करना है तो क्या करना है, कि अच्छा मेरे को इंजीनियरिंग करनी है तो क्या करना होगा, सीए करना है तो क्या करना होगा, लॉ करना होगा। मुझसे सारे करियर ऑप्शंस के डिटेल्ड में डिस्कशंस किए। बट दे वाज अ चाइल्ड इन हायर क्लास। अभी जूनियर क्लास में अगर कोई पेरेंट आता है सो दे से कि अरे वहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा फ्लैशी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना फ्लैशी नहीं है। बट हमारे स्कूल में जैसे फुटवेयर फ्री स्कूल है, तो बच्चे क्लास के अंदर जूते नहीं लेके जाते हैं इन अच्छा। किंडरगार्टन। तो बोलते ये क्यों किया है, बच्चों के पाँव गंदे हो जाएंगे। सो उनको ये बताना दैट साइंटिफिकली हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी इंडिविजुअल टू बी फुटवेयर फ्री फॉर मिनिमम 40 मिनट्स। ओके। तो उन चीज़ों के ऊपर बात करना कि हम बच्चों को कैसे बिल्कुल आज़ाद कर रहे हैं, उन्हें जकड़ के नहीं रख रहे। भारतीयन के हर क्लासरूम में किंडरगार्टन में 2 दरवाजे होते हैं। ओके। किंडरगार्टन में 2 दरवाजे होते हैं, एक कॉरिडोर के साइड से और दूसरा बिल्कुल बाहर खुल रहा होता है गार्डन में। गार्डन साइड में। क्यों है? मैं उनसे पूछता हूँ ऐसा मैं क्यों करता हूँ। जब तक मैंने गार्डन नहीं बताया तो उन्हें समझ में नहीं आता। कहता वी वांट देम टू एक्सपीरियंस द ओपन स्पेसेस। हमने ओपन क्लासरूम्स बनाए हैं, कथाशाला बनाई है जहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ के आसपास स्टेयर केस बनाया है जहाँ पे बच्चे बैठ के कहानियाँ सुन सकते हैं। ओके। क्यों बनाया है? वी टेल देम कि एक ही कारण है कि लर्निंग कभी भी 4 दीवारी के अंदर फिक्स नहीं होती। लर्निंग कहीं पे भी हो सकती है। जीवन में हर लम्हा आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, और बच्चों को अगर सीखने से प्यार हो जाए, सीखना आ जाए, फिर हमारा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें बस थोड़ा बहुत गाइड करना है। हमारी कोशिश यही है। तो उनको वो समझाना कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारा छोटे विद्यालय का नाम भारत में इकिबाना है। सो इकिबाना इज़ अ जापानीज आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स। सो व्हाई इज़ इट दिस वे, व्हाट आर वी कोलेटिंग, एक्टिविटी बेस्ड तो सभी लोग कहते हैं, हम उसमें रियल डिफरेंस में कहाँ लेके आ रहे हैं। फ्लोर सिटिंग क्यों है, चेयर कुर्सी क्यों नहीं है, आलती पालती मार के क्यों बैठना है क्लास के अंदर। ये ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर जो हम एट लेंथ डिस्कशन करते हैं। वी टेल देम आवर फिलॉसफी, सो पेरेंट अंडरस्टैंड कि भाई ये वो फिलॉसफी है जो उनके साथ रेजोनेट करती है या नहीं। सी, अगर जो हमारी थॉट प्रोसेस है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 100% पेरेंट को वो थॉट प्रोसेस समझ में आएगी, बट वी वांट लाइक माइंडेड पीपल। वी वांट कि जिनको वो फिलॉसफी समझ में आती हो, बिकॉज वी वांट टू मेक अ रियल डिफरेंस। डॉक्टर और टीचर
दोनों के ऊपर अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो डिलीवरी उस लेवल पे हो नहीं पाएगी। ठीक बात है। तो इसलिए मैं बार बार, जैसे आपने पूछा अपनी बिटिया के लिए, आई वुड से कि आप उस फिलॉसफी को ज़रूर समझें कि वो अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, देन नथिंग लाइक इट, यू विल बी एबल टू ट्रस्ट देम मोर। वो ओपननेस से करेंगे। अगर आप डाउट में रहेंगे तो ना बच्चा उस लेवल पे उसको ग्रहण कर पाएगा शिक्षा को, ना टीचर उस लेवल पे दे पाएगा। ओके। तो वी हैव हैड मल्टीपल इंस्टेंसेस जहाँ 6-6 घंटे का डिस्कशन हो रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मेरे को लगता है कि मेरे को पूरा मौका मिल गया है अपनी बात रखने का, और कोई तो मिला जिसको मेरे को पूरी बात समझानी है कि कैसे है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स दैट दे एंड अप नॉट जस्ट गेटिंग देयर चाइल्ड एडमिटेड, वो अपने साथ फिर रिश्तेदारों को और उनको कईयों को साथ ले आते हैं कि भाई इनको भी हमको यही करना है, प्रोवाइडेड वी हैव स्पेस इन दोज क्लासेस। तो हम उसमें करते हैं काफ़ी काम। ओके, ग्रेट। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कितने इम्पोर्टेंट हैं आज के टाइम में भी, मतलब पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी? देखिए, अब इंडियन एजुकेशन लैंडस्केप बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पहले जहाँ क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स के बेसिस पे बच्चों को अलग अलग एटलीस्ट कॉमर्स के ह्यूमैनिटीज़ के कॉलेजेस में एडमिशन्स मिलते थे, नाउ थिंग्स हैव चेंज ड्रास्टिकली। ओके। अब बिना कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम के मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलता है। ओके। अगर आपको साइंस में इंजीनियरिंग मेडिसिन करना है तो नीट और जेई पहले से ही थे। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है सीए पहले से ही था। लॉ के लिए क्लैट पहले से ही था। अब अगर आपको इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो सीयूईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। सो इनइफेक्टिवली वी हैव गॉन बियॉन्ड बोर्ड एग्जाम्स into an entrance exam based entry level into all higher educational institutions, not all in say all central universities for sure. अभी state universities ने उसे adopt नहीं किया, but hopefully slowly and gradually this will also happen. तो कहीं ना कहीं schools should understand, और पेरेंट्स की तरफ से ये गलती बहुत होती है कि वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि मेरे बच्चे 12th में तो नंबर ला रहे हैं, अगर 99% लाने के बाद कहीं दाखिला नहीं मिला तो फिर क्या फ़ायदा होने वाला है। बच्चे का समय ख़राब होता है, डीमोटिवेशन हो जाता है कि 99% के बाद मेरा एडमिशन नहीं हो रहा कहीं। सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ऐसे हायर एजुकेशन कॉलेजेस जहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होती। ओके। तो ऐसी जगह कोई नहीं जाना चाहता। और आप देखेंगे, आपने कई बार न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि बहुत सारे बच्चे डमी स्कूलिंग, नॉन अटेंडिंग में चले जाते हैं। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट एज स्कूल्स हम लोग इस प्रोसेस को डीले करें। बच्चों की जो नीड भी है, सिर्फ रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड भी है, इसको भी केटर करें। भारतीय में हम ये पिछले 12 सालों से कर ही रहे हैं। ओके। हम लगातार अपने बच्चों को उनके कॉलेज एंट्रेंसेस के लिए तैयार करते हैं, जिसमें उन्हें जिस भी फील्ड में जाना हो। अगर मतलब उस बच्चे जो स्कूल में हैं उनकी स्कूल में ही प्रिपरेशन के लिए स्कूल में ही होती है, उनको कोई कोचिंग या कुछ ज्वाइन करने की? देखिए, मेरे हिसाब से तो बच्चे के साथ जो सबसे गलत हो सकता था वो ये था कि उसको सुबह स्कूल पढ़ना था और शाम को जाके कोचिंग पढ़नी थी। तो वो सेल्फ स्टडी करेगा ही कब? ठीक बात है। पॉसिबल ही नहीं हो पाता। सो वी मेड श्योर, लाइक आई सेड ना, जो कमियां हमें लगी एजुकेशन सिस्टम में, मेरे को पर्सनली लगी, हमने कोशिश की कि उनको सबको दूर हमने जरूर भी करना है। बचपन में यही किया है, सुबह स्कूल से आपने, हमने, आते, सबने यही किया। 4 बजे ट्यूशन जाना है, 7 बजे तक ट्यूशन से आना है, फिर उसके बाद ट्यूशन तक तो रेमिडिएशन था। अब तो कोचिंग में तो बहुत ही अलग प्रॉब्लम है। वहाँ पे कुछ और चल रहा है, स्कूल में कोई और सब्जेक्ट चैप्टर चल रहा है सेम ही सब्जेक्ट का। हाँ, बच्चा यहाँ का होमवर्क करे, वहाँ का होमवर्क करे। यहाँ के कोचिंग के टेस्ट आ गए तो उसने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल के टेस्ट आए तो कोचिंग का छोड़ दिया, ये बात ना ठीक यहाँ कह का रहे हो रहा आप। ना वहाँ का रहा। बिल्कुल, कोचिंग वाले सर को भी सिलेबस खत्म करना है, फिर क्रैश कोर्स चलाना। तो ऐसे में हमने मेक श्योर किया कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चले, जिसमें अगर हमारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उनको टोफल्स के लिए, आइल्स के लिए तैयारी करानी है, एसएटी की तैयारी करानी है तो हम कराएं। अगर उनको लॉ करना है और क्लैट की तैयारी करानी है तो हम तो इसके बेसिक्स लिए कराएं। सबके लिए अपने पास फैकल्टी स्कूल में सब अरेंज्ड है। वी आर डेवलपिंग दोज टीचर्स। तो मेजर काम तो हमारा पीजीटीज के ऊपर यही है। तो वी आर हायरिंग स्पेशल एजुकेटर्स ऑल्सो, जो स्पेशलाइज्ड है इस तरीके की तैयारी के लिए, जिनका उनको मेंटल एप्टीट्यूड करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तैयार करना है, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। और जेई नीट में जो हमारे हाईएस्ट
कोचिंग में जो बढ़िया टीचर काम कर रहे हैं उनको हमने भारतीय में लिया हुआ है ओके ताकि वो रिजल्ट निकाल सके। अभी हमने पिछले साल के रिजल्ट की बात की कि मेडिकल में कैसे ऑल इंडिया रैंक मतलब बेस्ट रिजल्ट हमारा आ पाया। वो तभी आ पाया जब हमारे टीचर्स ने उस लेवल की मेहनत करी। अब इसमें अब एक एडवांटेज देखिए बच्चे के लिए क्या है। वो जब सुबह स्कूल आया उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, ओके कॉमन होमवर्क है, लेकिन इवनिंग फ्री है, वो सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, वो चाहे तो स्पोर्ट्स खेलने जा सकता है, थोड़ा सा साइकिलिंग कर सकता है, कोई गेम ज्वाइन कर सकता है, डाउट क्लियरिंग करनी है तो डाउट क्लियरिंग कर सकता है, टीचर्स अवेलेबल हैं। हम स्कूल में टीचर्स को एक्सटेंडेड, दे आर अवेलेबल इन द स्कूल, जो बच्चा चाहे एक्सटेंडेड रुक के पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है, नो रेस्ट्रिक्शन, ऐसा नो फीस ऑल्सो फॉर दैट। सो इट इज़ नॉट अबाउट फीस, इट इज़ अबाउट मेकिंग श्योर कि हमारे बच्चे जो एजुकेशन शिक्षा ले रहे हैं उसका जो उनका कल्मिनेशन या प्रोग्रेशन होना है हायर एजुकेशन में वो भी स्मूथ हो। ओके हमने एनडीए में यू सी ऑल इंडिया रैंक 27 एनडीए। सो इट इज़ नॉट कि हमारे बच्चे किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में अच्छा कर रहे हैं, वो हर तरीके के एग्ज़ाम्स में अच्छा कर पा रहे हैं क्योंकि Okay. हम कोशिश करते हैं 9th से ही करें। अभी मैं आपको इसी साल का रिज़ल्ट बताता हूँ क्योंकि टीचर्स हमारे कंसिडरेबल मेहनत कर रहे होते हैं। तो एक IOQM करके एक ओलंपियाड होता है गवर्नमेंट का, मैथमेटिक्स ओलंपियाड। 21 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ सिंगल इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर स्कूल दे हैव क्वालिफाइड, ओके वाओ जिसमें पूरे स्टेट में तकरीबन शायद सिर्फ 35-40 लोग हैं, जिनमें से 21 तो सिर्फ मेरे स्कूल के हैं। ओके अब वो भी सिर्फ इसलिए क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड काम हो रहा है। तो हम इंश्योर करते हैं कि हमारे बच्चे जो भी एजुकेशन ले उसका जो नीड है वो फुलफिल हो, और ये बात बच्चों को भी कम्युनिकेट की जाए। रेगुलर पेरेंट काउंसलिंग, पेरेंट ओरिएंटेशन कि भाई अभी बच्चे ऐसा कहेंगे, ऐसा फील करेंगे, तो पेरेंट्स को समझाना, बच्चों को भी समझाना कि आप बेटा ऐसा फील करने वाले हो, ये होने वाला है, आपको लगेगा ऐसा। फॉर इंस्टेंस कि अभी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर स्कूल में जैसे प्री बोर्ड चालू होते हैं तो बच्चे स्कूल आना कम कर देते हैं। हमारे यहाँ बहुत आते हैं क्योंकि आप वहाँ पे हमने वर्कशॉप्स उनको करा रहे हो या हम पढ़ा उनको रहे हो। बता रहे हैं कि भाई रिवीजन का सही तरीका क्या है। ओके इफ़ यू टेल द चाइल्ड हाउ टू रिवाइज वेल, योर वर्क इज हाफ डन। मैंने अभी एक बात कही थी ना, एक बार गलती करते हैं वो गलती बार बार रिपीट करे पाप। वी टेल देम टू मेक अ मिस्टेक रजिस्टर, कि आप हर टेस्ट के बाद एक रजिस्टर बनाइए जिसमें आप अपनी सारी गलतियां लिखेंगे उस पेपर की, और डिटेल में लिखेंगे कि ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने ये गलती करी थी, इसको ऐसे ऐसे करना था। जो नहीं अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस उनको भी लिखेंगे कि ये मैंने इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया था। ओके नाउ दिस बिकम्स योर बाइबल ऑफ रिविजन। रिविजन के वक्त कुछ मत करिएगा, बस ये रजिस्टर दोबारा पढ़ के चले आना। गारंटी मेरी है कि रिजल्ट आपका बेहतरीन आएगा। आपने भी जब पढ़ाई की होगी, मैंने जब पढ़ाई करी, तो हमारी एक परेशानी बहुत थी, ये सेम मिस्टेक बार बार रिपीट हो जाती है, सिली मिस्टेक्स बहुत होती है। अब वो कैसे दूर करें? मैं इतने प्रिंसिपल से इस सवाल का जवाब पूछा, किसी ने नहीं बताया। फाइनली हमको बाद में ये समझ में आया, मिस्टेक रजिस्टर। आप देखेंगे मेरे बैग में मेरी एक डायरी है, इट इज़ अ मिस्टेक डायरी। हमने हर इवेंट में आज तक जितनी गलतियां लिखी हैं वो उसमें लिखते जा रहे हैं। इवेंट से पहले उसे खोल देते हैं कि ये गलती दोबारा नहीं करेंगे बस। ओके देखो एक बार हो गई कोई बात नहीं, ये तो इंसान है, दूसरी बार होंगी, नहीं करेंगे। दूसरी बार नहीं करेंगे। बढ़िया। सो दीज आर फ्यू टिप्स, मैथडोलॉजीज, कुछ इंडिजिनसली डेवलप्ड है, कुछ ऑब्जर्व करके डिस्कस करके डेवलप की गई हैं, बट दे हैव बीन गिविंग फिनोमिनल रिजल्ट्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये, बच्चों में फोकस कैसे बढ़ाया जाए? फोकस सबसे ज़्यादा लूज हो रहा है ड्यू टू फोन, वॉट एवर द रीज़न, बट फोकस एंड पेशेंस। देखिए पेशेंस के लिए पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों केसेस में। मैंने कहा ना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ वाई। अभी तक हमने वाई के बारे में बात ही नहीं करी बच्चों से। हम मेरे पास जब हम ग्रेड 11 होता है या 9th में जैसे सब्जेक्ट चॉइसेस आती है, तो हम कई बार बच्चों से पूछते हैं, यू हैव टू राइट व्हाई डू यू वांट टू चूज दिस सब्जेक्ट। बिकॉज जब तक वाई क्लियर नहीं है वो बच्चा मेहनत ही नहीं करेगा। ओके ओनरशिप
of your own decision is extremely important. There have Okay. been multiple occasions जब पेरेंट हमारे पास आए कि नहीं इसको ना डॉक्टर बनाना है. क्यों बनाना है? बोले नहीं नहीं मैं भी डॉक्टर हूँ, ये भी डॉक्टर बनेंगे. उससे तो पूछ लो जिसको बनना है. उस बच्चे को डॉक्टर बनना भी है या नहीं बनना? या नहीं बनना. बच्चा मेरे को कह रहा है मेरी जान बख्श दो, मुझे नहीं बनना डॉक्टर. हम्म. मैंने देख लिया अपने पापा को, मैं नहीं बन पाऊंगा. So then we have to counsel the parent. We do that. To increase the focus, obviously distractions have to be removed in terms of technology, products and all, which we give our children based on our shortcomings. जब हमें लगता है कि हम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे तो हम फ़ोन दे देते हैं. और फिर जब बच्चा हमारी नहीं सुनता तो हम बोलते हैं ये फ़ोन पे लगा रहता है. तो ये कहीं ना कहीं देखिए पैराडॉक्स है जिसका सॉल्यूशन तो एज पेरेंट्स हम ही लोगों को निकालना पड़ेगा. ओके. मैं अपने आप को भी जोड़ रहा हूँ इसमें कि हमको सबको मिलके निकालना पड़ेगा. और जहाँ तक दूसरा अंदर से मोटिवेशन आने की बात है वो वाई के लिए है. आई एम अ फादर ऑफ अ टीनेजर एंड एन अपकमिंग टीनेजर नाउ. The son is also about to be a teenager in a year. So I to always talk to them and ask them that what do you want to do and why do you want to do it? I have one simple question: why? So if the why is clear, If then the why is everything clear, I don't have to do my half work is done. Then I only need to guide, check them at places where they are not doing things right, and also walk the path that I want them to walk on. एक बच्चे ने एक बहुत छोटी सी बात की थी, वो शायद आपको थोड़ा सा सम करेगा. बोलते पापा फ़ोन पे तो वो जोर जोर से बात करते हैं और मुझे बोलते धीरे बोलो. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये चाहते क्या हैं. खुद तो ज़ोर से बोल रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं शांत हो जाओ, और मुझे शांत होने के लिए भी चिल्ला के ही बोल रहे हैं. तो ऐसे में एज पेरेंट्स एज अडल्ट आपको ना पेरेंटिंग पे वर्कशॉप्स लेनी चाहिए. आप बहुत अच्छी ले सकते हो. नहीं वी एट भारतीयम तो वी डू क्वाइट अ लॉट. बट मेरा तो अभी भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं वाई के ऊपर डिस्कशन जितना ज़्यादा होगा. आप भारतीय में कभी किसी स्टाफ रूम में जाइएगा, वहाँ पे बड़ा बड़ा वाई लिखा है और एक क्वेश्चन मार्क लिखा है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज वाई. ओके. आई थिंक काफ़ी कुछ लर्निंग्स मिली मुझे आज आपसे सीख के. और बस लास्ट क्वेश्चन कुछ ये पूछना चाहूँगा. अब आपने बता दिया सोशल बिजनेस है, सोशल चीज़ें हैं. मेरे मुंह से तो बिजनेस ही निकलता है. बट अब इस सोशल कॉज में, इन सब चीज़ों में हाउ व्हाट डू यू थिंक मार्केटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? It is extremely, like we said, somebody said that doing good work is important, but being able to communicate that you are doing good work is even more important. Why? Because at the end of the day, हमने कई बार बोला ना, बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो समझते ही नहीं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्यों जा रहे हैं. एक भीड़ चाल में लोग चले जा रहे हैं. सो आज के दिन ये जो मार्केटिंग टूल्स हैं ये हमें हमारी कम्युनिकेशन, हमारे काम के बारे में रखने में मदद कर रहे हैं. बिल्कुल. और इफेक्टिव कर रहे हैं. और इफेक्टिवली रखने में. जब हम उस चीज़ को रखेंगे, लाइक माइंडेड पेरेंट्स जब इस कॉज के साथ जुड़ेंगे तो हम रिज़ल्ट और बेहतर दे पाएंगे. हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो हम उस मेहनत का क्या कर लेंगे. इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली, इट इज़ अबाउट बीइंग एबल टू एक्चुअली डू समथिंग. कि एटलीस्ट यू शुड गेट योर टाइम्स वर्थ. कि अगर हमारे टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि उनकी क्लास में अगर 35 स्टूडेंट्स हैं तो 40 बैठे तो क्या प्रॉब्लम है. बिल्कुल. एटलीस्ट उन और एक्स्ट्रा 5 स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा उसका. सो दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. एक्चुअली ये मार्केटिंग और सेल्स का नाम दिया गया, इट इज़ मोर अबाउट कम्युनिकेशन. दैट हाउ वेल आर वी एबल टू कम्युनिकेट टू द जनरल पब्लिक एट लार्ज दैट व्हाट इज़ द वर्क दैट वी आर डूइंग. उसका आपके बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है. हर पेरेंट को अगर भारतीयम चूज़ करना है तो क्यों चूज़ करना है. अगर उसे कोई भी विद्यालय चूज़ करना है तो क्यों चूज़ करना है. तो इन डिस्कशंस जो हमारे टूल्स हैं, कम्युनिकेशन टूल्स हैं, वो हमें इस चीज़ में मदद करते हैं. ओके. ग्रेट. ओके. वैसे आप ये बताओ, चलो ये तो स्टूडेंट एंगेजमेंट हो गया, लेकिन जेनजी ऑडियंस के साथ पेरेंट्स को भी पढ़ाना पड़ेगा. तो पेरेंट एंगेजमेंट के लिए या पेरेंट लर्निंग के लिए क्या करते हैं आप?
देखिए, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट, ये एक स्टूल के 3 पाँव हैं। तीनों की अपनी इम्पोर्टेंस है इस करियर जर्नी में। तो पेरेंट को एंगेज करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आज के दिन तो फादर्स आर एक्सट्रीमली, आई एम नॉट सेइंग डिस्कनेक्टेड, बट दे हैव बिकम टू मच इन्वॉल्व्ड। इट्स अ रैट रेस फॉर In that मनी race. एंड फॉर बिजनेस एंड वर्क, तो टाइम बहुत कम है। पेरेंट्स छोड़िए, ग्रैंड पेरेंट्स, बोलते हैं मूल से ज़्यादा सूत प्यारा है। ग्रैंड पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, जो कि उनकी लर्निंग जर्नी में सबसे कम होती है। सो वी हैव मल्टीपल इवेंट्स जिसमें हम पेरेंट एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें फादर्स कम अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन, प्ले स्पोर्ट्स ऑल्सो। अभी हमने स्पोर्ट्स मीट किड ओलंपिक्स हुआ था, जिसमें फादर्स ने रेस भी दौड़ी अपने बच्चों के Okay. साथ। हाँ, मदर्स की पेरेंट एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें वो ड्राइंग करते हैं बच्चों के साथ, उन्हें Okay. समझाते हैं, सिखाते हैं। और एक बहुत ही वंडरफुल एक्टिविटी हम करते हैं आशीष वचन के नाम से। Okay. तो आशीष वचन में हम दादा जी, दादी, नाना, नानी, कोई भी आ सकते हैं, और पेरेंट्स को भी अलाउ करते हैं कि अगर Okay. आप आ सकते हैं, यू जस्ट कम डाउन टू स्कूल इफ़ यू हैव 1 आवर, Okay. और हम आपको एक क्लास दे देंगे और आप किस्से कहानियाँ सुनाइए अपने एक्सपीरियंस की। जस्ट शेयर योर थॉट्स। आप मानेंगे नहीं, बच्चों के मन में अपने दादाजी वगैरह को लेके एक फन रिस्पेक्ट होती है हमेशा। जब छोटे थे तो ज़्यादा, बड़े होते होते थोड़ी सी कभी कभी डिमिनिश होती हुई दिखती है। लेकिन जब वो अपने दादा को, दादी, नाना, नानी या पेरेंट्स को क्लास में टीचर की पोजीशन पे देखते हैं, तो दे रिस्पेक्ट देम इवन मोर। हमें ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि एक दादी जी थी, वो आए, वो अपने साथ, वो लाहौर से आए होंगे जब पार्टीशन के बाद इधर शिफ्ट हुए होंगे, तो वो अपने साथ वो बर्तन लेके आए कि जी लाहौर में ऐसे होते थे, उन्होंने बच्चों को दिखाए हैं। एक दादाजी में कुछ पिछले महीने ही बैठा हुआ था, तो उन्होंने योगा कर करके दिखाया, पिंच मयूरी आसन, और ऐसे आसन कर दिए, हमसे नहीं हो पाए वो आसन। Okay. सो नाउ द चाइल्ड इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिज पेरेंट्स, ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स। Okay. और वो दादाजी खुद बोले कि बोलते, अब जो इसकी आंखों में मैं अपने लिए इज्जत देख रहा हूँ, वो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। Okay. मानता था, प्यार भी करता था, लेकिन आज मैं वो इज्जत देख रहा हूँ कि ये मेरी टीचर की जगह है, ये वो चीज़ें कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार बड़े बच्चे, स्पेशली टीनेजर्स में ऐसा होता है कि बच्चे मदर्स को या कह देते हैं कि अरे आपको नहीं पता। वो इस क्यों बोलते हैं? दे डोंट वांट टू पुल यू डाउन, बट कहीं ना कहीं हम अपनी इमेज खुद अपने बच्चों के आगे थोड़ी सी कम करते चले जाते हैं। एट भारतीयम वी हैव मेड श्योर कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहें, किस्से कहानियाँ करते रहें, वो अपने ज़िंदगी के फ़लसफ़े सुनाएं बच्चों को, कहानियाँ सुनाएं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस से सीखा जा सकता है वो किताबों से टफ है। टफ है। और जब आपके कोई अपना सिखाता है तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा होता है। ओके, एक पेरेंट ने बोला कि मैं आया तो एक का दादा था, अब मैं 60 बच्चों का दादा बन के जा रहा हूँ। क्योंकि वो जाते हैं तो सब बच्चे उनको गले पकड़ लेते हैं, गले लग लेते हैं। सो एक वो इमोशनली ओवरवेलमिंग मोमेंट भी होता है, लेकिन उसमें लर्निंग भी बहुत छुपी हुई है। दिस हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस एक्सरसाइज, हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं इसे, और इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पेरेंट के बच्चों के रिलेशनशिप पे भी आया है। एंड स्पेशली आज एआई के ज़माने में तो इसकी और ज़रूरत है। ये काफ़ी इंस्पायरिंग और अमेजिंग है। डेफिनेटली आई थिंक मैं अब की बार स्कूल विजिट करूँगा, मैं भी एक ऐसा सेशन अटेंड करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, डन डन। Yeah. तो भरत जी, अब मुझे ये बताओ, आप दिल्ली से इतना नज़दीक हो, इतनी सारी एजेंसीज़ के साथ आपने काम किया, तो व्हाई डिड यू चूज मीडिया गड फॉर योर स्कूल मार्केटिंग? So I'll be very true. So I was just like, हम लोग सोचते, मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग कम्युनिकेशन को लेके वी वर ट्राइंग ऑन एजेंसीज। ऐसा नहीं हमने पहले एजेंसीज नहीं ट्राई कर रखी थी, हम उनके साथ काम भी कर रहे थे, बट वी वर नॉट वेरी पर्टिकुलरली हैप्पी विद द वे थिंग्स वर वर्किंग। आई स्टिल वॉज फीलिंग दैट वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो फोकस होना चाहिए एजुकेशन को लेके, शायद एग्जिस्टिंग एजेंसीज आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एजुकेशन पर से। एक आध बार मैंने आपके सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट देखे थे। आई वॉज ऑन रूट फ्रॉम दिल्ली, तो दोबारा एक बार आया
अब उस बार मैंने आपकी, पंकज जी, आप ही की वीडियो थी जो मैंने पूरी सुनी। ठीक है, मैंने बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जब फ़ोन दोबारा ऑन किया तो बाई चांस फेसबुक क्योंकि खुला हुआ था लास्ट, वो दोबारा खुल गया। सेम वीडियो, सिमिलर, मतलब नॉट द सेम वीडियो, डिफरेंट वीडियो, बट योर मैसेज वाज अगेन देयर। अब उस समय स्क्रॉलिंग के साथ यही होता है, आप एक स्क्रॉल करते हो तो आगे करते चले जाते हो, थोड़ी देर बाद फिर एक और आ गई, थोड़ी देर बाद फिर एक और आ गई। मैंने कहा यार दिस पर्सन नोज हाउ टू कम्युनिकेट वेल। अगर मैं, मेरे जैसा आदमी जो कि सोशल मीडिया पे बहुत कम एक्टिव है, वो इतना व्यू कर पा रहा है मैसेज को और उसको मिल रहा है, और शायद उस समय नीड भी थी, और मुझे ऐसा लगा, पता नहीं आपको कैसे पता कि मेरे को नीड है, बट ऑल सेड एंड डन इट केम सो नाइसली, द मैसेज वाज बीइंग ट्रांसफर्ड, सो आई थॉट आई शुड कनेक्ट, सो आई फिल्ड अप योर फॉर्म, एंड टू माई सरप्राइज विद इन 5 minutes अ पर्सन कॉल्ड अप। क्योंकि आपका एड अभी अभी मैंने देखा ही था, सो आई कुड रिकलेक्ट द वॉइस बिहाइंड द फोन इज योर वॉइस, एंड इट वॉज अमेजिंग टू सी कि मेरे एक सिंपल से फॉर्म भरने पे हाउ इज द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉलिंग अप, एंड ही इज सो प्रोएक्टिव कि खुद ही फ़ोन कर रहे हैं। संडे का दिन था वो, आपको याद होगा संडे को बात हुई थी, कब आएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। सो आई थिंक दैट पर्टिकुलर कॉल मेड द आइडिया वेर इन आई रियलाइज दैट यू केयर अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन अ लॉट। आपके अपने ऐड बहुत इफेक्टिवली आपकी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मुझे ये ट्रस्ट हो गया था कि कहीं ना कहीं आप हमारी कम्युनिकेशन भी बढ़िया से स्मूथ कर देंगे, कर लेंगे। एंड देन फिर आप आए, रुद्रपुर आए, आपसे मिले, हम मुलाकात हुई। सो ऑल सेड एंड डन आई हैड अ वेरी होमली फीलिंग ऑल्सो विद यू, एंड माई वाइफ इज़ अ वेरी बिग क्रिटिक ऑफ माई डिसीजंस एट टाइम्स, बट विद योर इंटरेक्शन, आपसे वो मिले तो नहीं है, नहीं मेरा इंटरेक्शन कुछ भी नहीं हुआ, जूम मीटिंग पे हुआ है एक आध Okay. बार स्मृति मैम से, तो बट शी सेड कि शी ऑल्सो लाइक द वे यू थिंक बिहाइंड एजुकेशन एंड द वे यू फोकस ऑन एजुकेशन रिलेटेड कम्युनिकेशन, दैट इज समथिंग वी वर एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट, एंड दैट इज हाउ वी कनेक्टेड विद यू, एंड वी बीन वर्किंग फॉर सम टाइम नाउ। और आज हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट के लिए आपने मेरे को इनवाइट किया, थैंक यू, बट आई सिंसियरली विश द बेस्ट, and Thank you. personally I feel that education has a lot of sensitivity to it, which I think you understand much better than anybody else. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द फीडबैक। आपने इतनी सारी बातें कही, मैं बिल्कुल आई फील रियली गुड। नहीं, ये बिल्कुल सच है। नहीं कोई बिल्कुल sugar coat- सच है वो तो। ये कोई शुगर कोट नहीं किया मैं, जेन्युइनली उस दिन संडे को जब आपने फ़ोन किया तो आई वाज ऑलमोस्ट सोल्ड ऑन द आइडिया कि दिस इज इट। ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ, अगर कोई क्वेरी आती है तो मैं खुद ही फ़ोन कर लेता हूँ पहले, तो पहले मैं बोलता एक्चुअली ना टाइम पे लीड्स की क्वालिटी चेक करता हूँ, क्योंकि देखो कई बार मैंने ये चीज़ एक मेरे क्लाइंट से सीखी है। मतलब उनके इंडिया में इतने इंस्टीट्यूट्स हैं, लगभग 50 इंस्टीट्यूट्स हो गए, यू रीच एट अ लेवल, यू हैव अ CEO एंड ऑल स्ट्रक्चर्ड वे, बट तब भी वो एक डायरी मेंटेन करते थे, ट्रेडिशनल गुजराती डायरी। हाँ, मार्केटिंग में बताओ कितना स्पेंड किया, कितना डाला गूगल में, कितना डाला, परसों डाला था ना, परसों तो 10 लाख डाले थे, आज कितने। तो मैंने देखा कि वो उस लेवल पे भी ही इज एक्चुअली चेकिंग ईच एंड एवरी स्पेंड कि कितना जा रहा है। तो मैंने उस चीज़ से ये चीज़ सीखी कि अगर पैसा लग रहा है मार्केटिंग में तो साथ साथ चेक करते जाओ सही जगह लग रहा है या उसमें कुछ ट्वीक करने की नीड है। ठीक बात। तो मैनी टाइम्स आई डू दिस, हर टाइम नहीं कर सकता लेकिन मैनी टाइम्स आई डू दिस, आई चेक। बट ये अभी तक रहा है, मैंने जब भी मैंने अगर कॉल किया है उसके बाद आई हैव क्लोज्ड दैट, बिकॉज दैट विल गिव्स, ये कहते हैं। बट कई बार रिवर्स भी गया है, कई बार उनको लगता है कि ये फाउंडर खुद ही कॉल कर रहा है तो क्या स्टाफ नहीं है या टीम नहीं है या दिस द फ्रीलांसर ड्रिवन, ये भी हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी चीज़ हुई है। ऐसा हो सकता है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि एजुकेशन पर से, बाकी इंडस्ट्री में नहीं बात करेंगे, एजुकेशन इज़ अ वेरी ट्रस्ट बिल्डिंग वर्क, जिसमें आपको ट्रस्ट करना होता है। और कहीं ना कहीं पेरेंट जब हमारे पास आता है तो हम यही बोल रहे होते हैं, मैं हूँ ना, कोई ना मिले तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे। वंस द फाउंडर कॉल्स, so that is the only trust you build कि यार और कोई नहीं होगा ना, मैं हूँ। If you can reach me directly, like I said about Bhartiyam also, कि you can reach me anytime you want, मेरा नंबर हर डायरी पे है। ओके,
Not that everybody reaches me. Hmm. Whenever they want, they But can. your number is available. I'm available all the time. In every WhatsApp group, in everywhere I'm there. Hmm. Only so that I wish that I'm approachable for sure. We've opened multiple channels that way. तो ये बहुत अच्छी चीज़ Okay. है. मुझे तो पर्सनली लगती है. मैं भी कई बार फ़ोन कर लेता हूँ कि कोई क्वेरी आती है, संडे का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, मैं स्टाफ को क्या बोलूँगा, चलो खुद ही कर लेते हैं. चेक कर रहे हैं. एक ही तो कॉल है. क्या मुझे तो इससे इंसाइट्स भी मिलते हैं. हाँ, काफ़ी सारे. So thank you Bharat ji. Thank you for trusting us. Same here.